वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेब सीरीज को लेकर आया हूँ जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर। एक्चुअली ये वेब सीरीज विकास स्वरूप की एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है और उस नॉवल का नाम है 6 सस्पेक्ट्स 6 सस्पेक्ट्स। कहानी ये है कि एक बंदे का कत्ल हो जाता है और शक के दायरे में 6 लोग आते हैं। आखिर में जाके पता चलता है कि उस बंदे को किसने मारा और इसी तरह हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि इन 6 लोगों की क्या कहानी है। कहने को तो सिंपल है लेकिन भाई साहब सच में ये वेब सीरीज एज पर बिठाती है। मतलब काफी सारे लूप होल्स है, हर एक एपिसोड में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। इस सीरीज में ओवरऑल से 9 एपिसोड्स है। एक एपिसोड का ड्यूरेशन 40 मिनट्स के ऊपर ही है, मतलब 45 या 50 मिनट्स। सो मैं इन सारे एपिसोड्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी होगी लेकिन वीडियो को पूरा देखना जरूर। इसीलिए मैं जब कभी भी सीरीज को एक्सप्लेन करता हूँ तो उनके एपिसोड्स के नाम लेता हूँ ताकि देखने वाले पर्टिकुलर एपिसोड तक देख के बाद में उस वीडियो को कंटिन्यू करे। और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट एपिसोड में शिफ्ट कर सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। पेप्सी पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठना। तो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। एपिसोड 1 एपिसोड का नाम है विकी राय। एपिसोड की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली 2018, जहां पर एक पुलिस की चेक पॉइंट को दिखाया जाता है। उस चेक पॉइंट से काफी सारे कार्स गुजरते रहते हैं। तभी एक पुलिस वाला एक कार को रोक लेता है क्योंकि इसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, ये घर जाना चाहता है। सो ये पुलिस वाला उस कार को रुकाकर उस कार में बैठ जाता है। उस कार में 2 लोग होते हैं, एक ड्राइविंग सीट पर और उसके बगल में। उसके बाद ये पुलिस वाला ड्राइवर से इस कार की डिक्की ओपन करने के लिए कहता है, तरकारियां रखने के लिए। लेकिन तभी वो दोनों बंदे उस कार की डिक्की को बिना ओपन किए वहाँ से भागने लगते हैं। अब ऑफ कोर्स चेक पॉइंट है, काफी सारे पुलिस वाले होते हैं, उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फौरन कार की डिक्की ओपन करने के लिए कहते हैं। जब वो बंदे उस कार की डिक्की को ओपन करते हैं तो वहाँ पर 2 नाबालिग लड़कियों की लाशें होती है, खून में लथपथ। यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद सीन फिर से 3 दिन पहले शिफ्ट होता है जहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है। इसी का नाम है विकी राय और एक्चुअली विकी एक बिजनेसमैन है। फिलहाल ये बंदा कुछ अफ्रीकन लोगों से बिजनेस डील बात करते रहता है। खैर इसी मीटिंग के दौरान विकी का एक फ्रेंड विकी को कॉल करता है और विकी से शबनम नाम की एक एक्ट्रेस के बारे में बताने लगता है कि शबनम कल मेरे पास आई थी, वो बोल रही थी कि उसे अवार्ड चाहिए। विकी अपने फ्रेंड से कहने लगता है, हाँ बोल दो, उसको अवार्ड मिल गया, मैं उसका जुगाड़ कर दूंगा। फोन काटने के बाद विकी उन दोनों अफ्रीकन्स को शबनम की फोटो दिखाकर कहने लगता है, क्या तुम इसके साथ सोना चाहते हो? बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस है ये। यह सुनने के बाद ये अफ्रीकन बंदा ओके कह देता है। विकी इसके साथ बिजनेस डील भी कर लेता है। दूसरे सीन में शबनम को दिखाया जाता है जो फिलहाल एक होटल में आती है। जब शबनम उस होटल के एक रूम में जाती है तो वो सारा का सारा कमरा गुलदस्तों से भरा होता है। उसके बाद शबनम फ्रेश वगैरह होती है, शवर ववर लेती है। जब वो बाथरूम से बाहर आती है वहाँ पर विकी आया होता है। विकी शबनम से कहने लगता है कि मेरा स्पेशल कमरा है, साल के पूरे दिन बुकड़ होता है। मैंने सुना था कि तुमको कुछ अवार्ड वगैरह चाहिए, जो आने वाली मूवीज है उन मूवीज में से किसी भी एक मूवी को पकड़ लो, तुमको अवार्ड मिल जाएगा। ये सुनने के बाद शबनम बहुत खुश होती है, अपने ऊपर का जो गवन होता है वो निकाल देती है। मतलब विकी को सेड्यूस करने की कोशिश करती रहती है। विकी शबनम को ऊपर से नीचे एक बार देखता है और शबनम से कहने लगता है, पहन लो, गवन पहन लो। ये कैसी बॉडी है तुम्हारी, ऊपर से नीचे लटक रहा है, जिम विम नहीं जाती क्या? इस तरह से कहते हुए विकी फौरन अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे डांटने लगता है कि किस नमूनी को मेरे पास भेजा, अरे ऊपर से नीचे लटक रहा है इसका। इसे देखकर उस अफ्रीकन का भी लटकने लगेगा। फौरन 2 और लड़कियों का इंतजाम करो। तभी उस दरवाजे की घंटी बजती है। विकी फौरन उस दरवाजे को ओपन करता है तो वहाँ पर विकी का बिजनेस पार्टनर वो अफ्रीकन होता है। इस सांड को देखकर शबनम समझ जाती है कि विकी इसके पास सुलाने वाला है। वो बाथरूम में जाकर फौरन अपना दरवाजा बंद कर लेती है। विकी दरवाजा खटखटाते हुए शबनम से कहने लगता है, अरे बेबी दरवाजा खोल दो, देखो बाहर ये तुम्हारा वेट कर रहा है बेसब्री से, बस एक्टिंग समझकर इसके साथ रात गुजार लो। शबनम दरवाजा ओपन करते हुए कहने लगती है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आई थी, लेकिन तुम तो एक दलाल हो। ऐसा कहते हुए विकी को एक झापड़ लगाती है। विकी को भी बहुत गुस्सा आता है, उसे भी 2-4 झापड़ लगाता है। शबनम फौरन अपना बैग लेकर उस कमरे से बाहर आती है और उस कमरे के बाहर कुछ लोग होते हैं। शबनम उन सारे लोगों से विकी की बेइज्जती करने लगती है कि ये देखो बहुत बड़ा विकी रॉय एक दलाल है। विकी शबनम के बम पर एक लात मारता है, शबनम नीचे गिर जाती है। लोगों के सामने बहुत एम्बैरेस फील होने लगती है, वहीं पर बैठकर रोती रहती है। उसके बाद विकी उस अफ्रीकन को लेकर अपने घर आता है। वहाँ पर विकी इस अफ्रीकन को 2 नाबालिग लड़कियों को दिखाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है।
खैर जब सुबह होती है, विकी का नौकर फौरन विकी को उसकी नींद से जगाता है, उस कमरे के पास आने के लिए कहता है। जब विकी उस कमरे में आता है तो वहाँ पर उन दोनों लड़कियों की लाशें होती है। मतलब रात को उस अफ्रीकन ने इन दोनों लड़कियों के साथ कुछ अजीब तरह से कांड किया था। ब्लीडिंग की वजह से इन दोनों की मौत हो गई। विकी अपने नौकर से इन दोनों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। खैर विकी का एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, इसका नाम होता है शरत। विकी के सारे बिजनेस डील्स यही मेंटेन करते रहता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी विकी के घर के बाहर पुलिस आती है और पुलिस विकी से कहने लगती है कि चेकपोस्ट के पास आपकी गाड़ी पाई गई, उस गाड़ी में 2 लड़कियों की लाशें हैं। विकी कहने लगता है तो इसमें मेरा क्या है, जाओ जाके ड्राइवर को पकड़ो। लेकिन वो पुलिस नहीं मानती क्योंकि वो गाड़ी विकी के नाम पर ही रजिस्टर होती है। विकी को जेल ले जाने लगती है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले विकी मीडिया वालों को अपने घर बुलाया था कुछ बिजनेस की न्यूज सुनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मीडिया वालों को कुछ और ही न्यूज मिल जाती है, विकी की गिरफ्तारी की न्यूज। सारे न्यूज चैनल्स में ये न्यूज बहुत ट्रेंडिंग में चलती रहती है। यही न्यूज देखकर शबनम बहुत खुश होती है कि साले ने मुझे लात मारा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, साला जेल में ही सड़कर मरे। उसके बाद सीन फिर से 3 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर अंडमान के एक इलाके को दिखाया जाता है। इस एरिया में अक्सर कुछ हेल्थ ऑफिसर्स आते रहते हैं, तो वो हेल्थ ऑफिसर इंडिया के होते हैं। और इसी तरह आज रात यहाँ पर इन लोगों का कुछ फंक्शन भी चल रहा है। खैर फेस्टिवल होने के बाद वो सारे के सारे आदिवासी सो जाते हैं। उसी आधी रात को वो इंडियन बंदा उन आदिवासियों के भगवान को चुरा लेता है, क्योंकि ये मूर्ति बहुत ही कीमती होती है। और उसी रात वो बंदा उस आइलैंड को छोड़ के इंडिया वापस चला जाता है। सुबह होने के बाद बेचारे आदिवासियों को यही बात पता चलती है कि इनका भगवान गायब है। सारे लोग इकट्ठा होकर मीटिंग रखते हैं। खैर इस तरफ इंडिया में 3 साल होने के बावजूद भी विकी का केस कोर्ट में चलता ही रहता है, अभी तक इसका फैसला हुआ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ नागरिक नाम का एक अनजान बंदा जो एक ब्लॉगर होता है, वो देश में क्या क्या घटनाएं हो रही है वो सारी की सारी चीजें वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करते रहता है। और हर हमेशा नागरिक विकी के खिलाफ आग उगलते रहता है कि विकी ने किस ईयर में कौन सा कांड किया था, देश के नाम पर धब्बा है ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर विकी के फादर का नाम होता है जगन्नाथ। जगन्नाथ अंबिका प्रसाद नाम के एक पॉलिटिशियन को वीडियो कॉल करता है। यहाँ पर अंबिका प्रसाद कौन है मुझे सीधी तरह से नहीं पता, शायद ये दिल्ली का सीएम है। सो जगन्नाथ अंबिका को कॉल करता है, ऑफ कोर्स विकी को छुड़ाने के लिए। और एक्चुअली विकी का नेटिव घर है रायपुर। खैर जगन्नाथ के पास पुलिस कमिश्नर भी होता है। अंबिका प्रसाद इस कमिश्नर को वीडियो कॉल में बुलाकर विकी के खिलाफ जो जो सबूत है उन सारे सबूतों को ऊपर नीचे करने के लिए कहता है। अब ये कमिश्नर थोड़ा ईमानदार बंदा होता है। पहले तो ये अंबिका की बात को नहीं मानता क्योंकि सारे के सारे सबूत विकी के खिलाफ है, लेकिन अंबिका उस कमिश्नर को इनडायरेक्टली धमकी देता है। फोन कट करने के बाद जगन्नाथ उस कमिश्नर के पास आकर कहने लगता है 200 करोड़ ले लो, मेरा बेटा किसी भी हालत में छूटना चाहिए। अब आप अपने ऑफिसर को कितना कितना दोगे वो आप पर डिपेंड करता है। और इसी तरह यहाँ पर जगन्नाथ का एक पर्सनल बंदा होता है जिसका नाम है पृथ्वी। खैर कुछ दिनों बाद विकी के केस की हाईकोर्ट में सुनवाई होती है। अब जगन्नाथ ने सारे पुलिस ऑफिसर्स को खरीद लिया था। उन सारे पुलिस वाले विकी के खिलाफ जो जो सबूत थे उन सारे चीजों को ऊपर नीचे कर दिया और स्टोरी को ऐसा दिखाया कि उन दोनों लड़कियों की मौत के पीछे विकी का हाथ नहीं है। सो इस तरह से फाइनली 3 साल के बाद विकी उस केस से बाइज्जत बरी हो जाता है। उसके बाद सीन झारखंड में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक आश्रम होता है। उस आश्रम में एक गुरुजी होता है। इस गुरुजी के काफी सारे फॉलोअर्स है और इसी गुरुजी का भक्त जगन्नाथ भी होता है। जगन्नाथ अपने गुरुजी को कॉल करके विकी की खुशखबरी सुनाता है कि विकी केस से बाइज्जत बरी हो गया। और कुछ दिनों बाद जगन्नाथ गुरुजी के पास आना चाहता है। गुरुजी कहने लगता है अगर तुम आओगे तो मैं तुमको एक अनमोल चीज दिखाऊंगा, एक अनमोल मूर्ति। ये मूर्ति कहाँ की है आपको पता है ना। इसी बातों के दरमियान हमें ये बात भी पता चलती है कि इस गुरुजी का शराब का अड्डा भी है, जहाँ पर कल रेड पड़ी थी। तभी वहाँ की पुलिस इस आश्रम में घुस जाती है इस गुरुजी को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि ये बंदा सिर्फ नाम के लिए गुरुजी है, अंदर इसके काफी सारे कांड है। सो ये गुरुजी पुलिस से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसी दरमियान में जब वो गुरुजी उस मूर्ति को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, इसी हड़बड़ाई में कोई अनजान बंदा उस कीमती मूर्ति को चुरा लेता है। खैर विकी रिहा होने की वजह से विकी का पीएस शरत काफी सारे मीडिया वालों को बुलाता है इंटरव्यू देने के लिए। इन्हीं मीडिया वालों में से देशमुख नाम का एक बंदा भी होता है। देशमुख शरत से एक ही सवाल पूछता है, विकी तो इस केस से बाइज्जत बरी हो गया, क्या विकी शादी करना चाहता है? अगर करना चाहता है तो कौन लड़की विकी से शादी करेगी? ये सवाल सुनने के बाद शरत का मुंह बंद हो जाता है
और वहाँ के सारे मीडिया वाले तालियां बजाने लगते हैं। खैर इस तरफ विकी रायपुर अपने घर वापस आता है। विकी की आने की खुशी में धूमधाम से बैंड बाजे बजाने लगते हैं। ऑलमोस्ट काफी सारे लोग विकी को पसंद नहीं करते। घर के अंदर आने के बाद विकी की सौतेली माँ आरती उतारती है। विकी की एक सौतेली बहन भी होती है, इसका नाम होता है रितु। रितु भी विकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। विकी का स्वागत करने के लिए नीचे तक नहीं आती। रितु की माँ रितु के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम्हारा भाई आया है, आके एक बार उसका स्वागत तो करो। सो बहुत फोर्स करने के बाद रितु विकी के पास आती है, उसे हाय हेलो बोलती है ना चाहते हुए भी। खैर थोड़ी देर बाद विकी अपने फादर जगन्नाथ से ये कहने लगता है कि पापा इस खुशी के मौके पर मैं सारे लोगों को पार्टी देना चाहता हूँ दिल्ली में, जहाँ पर इसने कांड किया था। अब बेटी की खुशी तो इसकी खुशी। जगन्नाथ विकी को परमिशन दे देता है। आज से 15 दिनों बाद किसी जगह पर विकी पार्टी रखने वाला है। शाम होने के बाद विकी शबनम को कॉल करता है। अब ऑफकोर्स शबनम भी विकी से बहुत नफरत करती रहती है, लेकिन विकी शबनम को अपनी उस पार्टी में बुलाता है। लेकिन उस दिन शबनम का कुछ और प्लान होता है। शबनम मीडिया के सामने जाकर उस होटल में इसके साथ इसने क्या किया वो सारी बातें बोलने वाली है। फोन कट करने के बाद विकी पृथ्वी को कॉल करता है और उसे ये कहने लगता है तुम वो एक्ट्रेस शबनम को जानते हो ना, उसकी एक बहन जोधपुर में रहती है। पृथ्वी तुम उसकी बहन का एक्सीडेंट करवा दो। शबनम मेरे पार्टी वाले दिन मीडिया में ना जाए, वो अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल में पड़ी रहे। पृथ्वी कहने लगता है हाँ हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। खैर दूसरे सीन में एक बूढ़े बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम है मोहन कुमार, जो फिलहाल गांधी के भेष में होता है। और उसी तरह मोहन कुमार भी विकी के खिलाफ जो न्यूज होते हैं उन सारी चीजों को कट करके कलेक्ट करते रहता है। इस बंदे की सेपरेट से एक एपिसोड है। उसके बाद दूसरे सीन में एक छोटी सी बस्ती को दिखाया जाता है और इसी तरह यहाँ पर 3 लोगों को दिखाया जाता है। जो लाल शर्ट पहना है उसका नाम होता है मुन्ना। जब मुन्ना कहीं पर जा रहा होता है, इसकी बहन मुन्ना को बुलाती है कि मुन्ना कहाँ पर जा रहे हो, और उस वक्त इसकी बहन के बगल में एक और बंदा भी होता है। खैर इन सारे लोगों के सेपरेट एपिसोड्स है। देखते ही देखते पार्टी का दिन आता है। दिल्ली में पार्टी की धूमधाम से तैयारी होती रहती है। उसी दिन शॉकिंगली सुबह शबनम मीडिया के सामने जाकर उस होटल में विकी ने इसके साथ क्या किया वो सारी बातें मीडिया के सामने बताती रहती है। हालांकि इसी दिन विकी ने पृथ्वी को क्या ऑर्डर दिया था, शबनम की बहन का एक्सीडेंट कर दे, शबनम मीडिया के सामने ना आना पाए। लेकिन यहाँ पर शबनम तो विकी के खिलाफ आग उगल रही है। ये बात विकी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। पृथ्वी को कॉल करता है, उसका फोन नहीं लग रहा होता। इस तरफ जब पार्टी की तैयारी हो रही होती है, एक अनजान बंदा अंडमान की वो कीमती मूर्ति ले आकर उस पार्टी में रख देता है किसी जगह पर। जब शाम होती है मुन्ना वेटर बनकर इस पार्टी में आता है। वहाँ पर एक वैन आती है, उस वैन के ऊपर एक बंदा बैठा होता है। वो बंदा चोरी चुपके उस वैन से निकलकर एक रूफ के ऊपर जाकर छुप जाता है। देखते ही देखते पार्टी की सारी तैयारियां हो जाती है। अब सिर्फ मेहमान आना बाकी है। थोड़ी देर बाद देखते ही देखते एक के बाद एक मेहमान आने लगते हैं। विकी ने अपने पार्टी में काफी सारे लोगों को इनवाइट किया होता है। इसी पार्टी में शबनम भी आती है अपना मुंह उठा के। मुन्ना वेटर बनकर उस पार्टी में सर्व करते रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो काला बंदा होता है ना, वो रूफ के ऊपर किसी जगह पर छुपे रहता है। थोड़ी देर बाद पार्टी के दौरान विकी शबनम को अपने पास बुलाता है अकेले में, और शबनम ने आज मीडिया के सामने आकर जो आग उगला था विकी उसके बारे में बात करने लगता है। मतलब इन दोनों के बीच बातों ही बातों में झगड़ा होते रहता है। इसी बातों के दरमियान विकी शबनम से ये पूछने लगता है कि पहले से तो बहुत फिट लग रही हो, जिम विम जा रही हो क्या? शबनम कहने लगती है नहीं विकी, रोज 4 बार तुम्हारी फोटो पर थूक देती हूँ, मन हल्का हो जाता है। फाइनली विकी शबनम से कहने लगता है कि मेरी लाइफ में दखलंदाजी मत करो, जाओ यहाँ से। उसके बाद ये एक बंदी, इस बंदी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, माइक के पास आकर विकी को बुलाती है स्पीच देने के लिए। सो उसी तरह से विकी अपने हाथ में माइक लेकर कुछ लंबा भाषण छाटने लगता है। स्पीच खत्म होने के बाद इसके सामने केक लाया जाता है। विकी केक काटता है। उसके बाद आसमान पर पटाखे फूटने लगते हैं। जब सारे लोग उस पटाखों की तरफ देख रहे होते हैं, तभी एक अनजान बंदा विकी पर गोली चला देता है। एपिसोड 2 जगन्नाथ राय। एपिसोड की शुरुआत होती है 1992 से, जहां पर जगन्नाथ और कुछ लोग बैठकर पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इन्हीं में से शशिकांत नाम का एक बंदा भी होता है और जगन्नाथ शशिकांत को अपना बड़ा भाई मानता है। ये सारे लोग मिलकर इलेक्शंस के बारे में बात करते रहते हैं और जगन्नाथ आने वाले इलेक्शंस में लड़ना चाहता है, सीएम बनना चाहता है। और इसी तरह शशिकांत से ये भी कहने लगता है कि भाई साहब, ये विकी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। अब ऑफकोर्स वहीं पर विकी भी होता है।
विकी अपने बाप की बात सुन लेता है। अपने बाप से कहने लगता है, अगर आपने दूसरी मम्मी लाई तो मैं उसको मार दूंगा। ऐसा कहकर विकी अपने बाप पर ही थूकने लगता है। जगन्नाथ फौरन विकी का हाथ पकड़कर कहने लगता है, फौरन तुम सॉरी बोलो। लेकिन विकी अपने बाप को सॉरी नहीं बोलता। विकी को सबक सिखाने के लिए जगन्नाथ पृथ्वी को ये कहता है कि विकी के पीठ पीछे सॉरी कहकर लिखे। अब बेचारा पृथ्वी शायद 5वीं फेल हुआ होता है। वो विकी के पीठ के पीछे आई एम सॉरी लिखने के बजाय आई एम सॉरी लिखता है। और उस वक्त का टैटू अभी भी विकी के पीठ के पीछे ही है, इतना बड़ा होने के बावजूद भी। सीन फिर से 26 साल बाद शिफ्ट होता है, मतलब विकी के मरने के कुछ दिन पहले, जहाँ पर शशिकांत सीएम है और जगन्नाथ होम मिनिस्टर। जब पार्लियामेंट सभा होती है, दूसरी पार्टी वाले जगन्नाथ के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले विकी और शबनम की न्यूज बहुत वायरल हुई थी। उसी बात को लेकर दूसरी पार्टी वाले स्पीकर से ये चाहते हैं कि जगन्नाथ अपना इस्तीफा दे। खैर अब चूंकि जगन्नाथ विकी का बाप होता है, जगन्नाथ अपने बेटे की करतूतों पर कवर करते रहता है। पार्लियामेंट खत्म होने के बाद शशिकांत जगन्नाथ से कहने लगता है कि जो भी कहो जगन्नाथ, तुम विकी को कंट्रोल करना चाहिए। हमारी खुद की पार्टी वाले तुम पर गुस्सा है। तुम विकी से ये कहो कि वो मीडिया के सामने आकर माफी मांगे। जगन्नाथ इसके लिए राजी नहीं होता। तभी उसी वक्त दूसरी जगह पर विकी के गाड़ी पर 2 लड़कियों की लाशें पाई जाती है। पुलिस वाले फौरन सीएम शशिकांत को कॉल करते हैं। शशिकांत जगन्नाथ से बिना बात किए वहाँ से फौरन चला जाता है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप जानते हो। विकी कैसे उस केस में फंसा, कैसे उस केस से बाहर आया। सीन फिर से 3 साल बाद शिफ्ट होता है। 3 साल बाद दोबारा जगन्नाथ और शशिकांत ये दोनों मुलाकात करते हैं। और इसी तरह आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शंस चलने वाले हैं। जगन्नाथ शशिकांत से रिक्वेस्ट करने लगता है कि दोबारा इसको होम मिनिस्टर की सीट दे दे। लेकिन विकी इतना बड़ा कांड करके बैठा होता है, जगन्नाथ की खुद की पार्टी वाले जगन्नाथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। शशिकांत जगन्नाथ को साफ मना कर देता है कि ये इस बार इसको कोई भी सीट नहीं देने वाला। जगन्नाथ को बहुत गुस्सा आता है। शशिकांत को धमकी देने लगता है कि मैं आपकी राजनीति हत्या करूंगा। उसके बाद जगन्नाथ अपने पार्टी में जो एमएलएस है उन सारे लोगों को आज रात इसके घर पर इनवाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ शशिकांत अपने पर्सनल सेक्रेटरी से बात कर कुछ लोगों से मुलाकात करता है। फाइनली जब रात होती है, जगन्नाथ के घर एक भी बंदा नहीं आता, क्योंकि शशिकांत ने अपने सारी पार्टी मेंबर्स को अपने हाथ में रखा होता है। खैर इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद, मतलब अभी भी विकी की पार्टी नहीं हुई, उसको अभी 7 दिन बाकी है। एक दिन विकी और जगन्नाथ ये दोनों गोल्फ खेलने के लिए किसी जगह पर जाते हैं। शशिकांत ने जगन्नाथ के साथ जो कुछ किया जगन्नाथ अपने बेटे को बताने लगता है। और इसी तरह जगन्नाथ 30 एमएलए को खरीदना चाहता है। इसी के लिए जगन्नाथ विकी के पास पैसे मांगता है, उसके बिजनेस में से थोड़े पैसे। विकी अपने बाप को ही मना कर देता है। अपने बाप से कहने लगता है कि इस अधेड़ उम्र में आपको पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है, प्लीज पापा आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाइए। ये सुनने के बाद जगन्नाथ को ये बात हजम नहीं होती। गुस्से में आकर जगन्नाथ गोल्फ बॉल को मारता है। उसके बगल में ही एक छोटी सी नदी होती है। बेचारा जगन्नाथ उस नदी में गिर जाता है, मुंह काला हो जाता है। उस कीचड़ से बाहर आने के बाद जगन्नाथ विकी से कहने लगता है, जब तुम उस केस में फंसे थे मैंने 200 करोड़ रुपए खर्चा किया तुमको बाहर लाने में, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम पैसे देने से मना कर रहे हो। बाद में विकी अपने बाप से कहने लगता है कि विकी के बिजनेस को चलाने में शशिकांत का भी हाथ है। अगर विकी ने अपने बाप को पैसे दे दिया, शशिकांत विकी के बिजनेस को डुबा सकता है। खैर रात होने के बाद जगन्नाथ अपने गुरुजी को कॉल करता है। और आपको याद है ना, उस वक्त वो गुरुजी अपना आश्रम छोड़ के भाग रहा था। इसके आश्रम में पुलिस की रेड पड़ गई थी। खैर जगन्नाथ गुरुजी से एक सलाह मांगने लगता है। कहने लगता है कि गुरुजी मैं एक सड़े हुए शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकालना चाहता हूँ और वो शरीर मेरा अपना ही है, क्या ये बात सही है? ये बेवड़ा गुरुजी जगन्नाथ से कहने लगता है, बेटा तुम उस शरीर से उसकी आत्मा मुक्त कर रहे हो, इसमें कोई पाप का काम नहीं, कीप इट अप बेटा। खैर इसके बाद सीन न्यू दिल्ली में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रिपोर्टर देशमुख फिलहाल किसी बार में होता है। वहीं पर एक लड़की आती है। फिलहाल तो मुझे इस लड़की का नाम नहीं पता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देशमुख इस लड़की से बात करने लगता है। इन दोनों की बातों से इन दोनों को ये बात पता चलती है कि ये दोनों सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं। देखते ही देखते बातें आगे बढ़ने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। देशमुख अपने बारे में कहने लगता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिलहाल इसके पास जॉब नहीं, लेकिन ये किसी कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहा है। अब इस लड़की के प्रोफेशन के बारे में बात करें तो पहले तो ये लड़की अपना प्रोफेशन देशमुख को नहीं बताती, लेकिन जब दारू चढ़ जाती है ये लड़की देशमुख को अपने बारे में बताने लगती है।
कि इनका एक ग्रुप है। इनका ग्रुप कुछ लोगों के फोन नंबर्स को टैप करती है, उनकी बातें सुनती है। ये सुनने के बाद देशमुख मक्खन लगाते हुए पप्पी शप्पी करते हुए इस लड़की से कहने लगता है कि मेरे पास भी कुछ नंबर्स है, क्या प्लीज उनके नंबर्स भी टैप करके दोगी। पप्पी की लालच में वो लड़की मान जाती है। उसके बाद सीन जोधपुर में शिफ्ट होता है और आपको याद है ना विकी ने पृथ्वी से क्या कहा था कि शबनम की बहन जोधपुर में रहती है, उसका एक्सीडेंट कर दे। सो इसीलिए पृथ्वी कुछ आदमियों को लेकर जोधपुर आता है, शबनम की बहन को किडनैप करके अपने घर लाता है। मतलब पृथ्वी का घर भी वहीं पर होता है। घर के अंदर लाने के बाद पृथ्वी इस लड़की को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, उसके साथ कांड करने के लिए। मतलब पृथ्वी का ये प्लान होता है कि ये इस लड़की का एक्सीडेंट ना करते हुए इस लड़की को छुपा के रखे। तभी पृथ्वी का बॉस जगन्नाथ पृथ्वी को कॉल करता है और पृथ्वी को एक काम सौंपता है। वो काम ये है कि जिस दिन विकी की पार्टी हो रही होती है पृथ्वी विकी को मार दे। अब पृथ्वी विकी को बचपन से पाला पोसा बड़ा किया होता है। पृथ्वी फौरन यही बात विकी को बताता है। ये सुनने के बाद विकी पृथ्वी से कहने लगता है कि आजकल इनका दिमाग सटक गया है, तुम इनकी बातों को इग्नोर करते हुए तुम उसी पार्टी के दिन उनको गोली मार दो। पृथ्वी कहने लगता है अरे छोटे साहब, आप एक बार अपने पापा से बात तो कर लीजिए। विकी कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब पृथ्वी अपना फोन काटता है पृथ्वी की गन उस लड़की के हाथ में होती है, मतलब शबनम की बहन के हाथ में। और जब पृथ्वी उस लड़की के आगे बढ़ता रहता है वो लड़की पृथ्वी को गोली मार देती है। इसीलिए जब विकी की पार्टी चल रही थी पृथ्वी वहाँ पर नहीं आया था। उसके बाद मौका देखकर शबनम की बहन वहाँ से भाग जाती है। पार्टी के दिन जगन्नाथ पृथ्वी को कॉल करते रहता है लेकिन पृथ्वी का कोई अता पता नहीं होता। इसी पार्टी के दौरान एक अनजान बंदा विकी को गोली मार देता है। विकी को गोली लगने के बाद जगन्नाथ समझने लगता है कि ये काम पृथ्वी का ही हो सकता है। जगन्नाथ उसी पार्टी में झूठे आंसू बहाने लगता है। अब ऑफकोर्स उसी पार्टी में पुलिस भी होती है, सारे लोगों को चेकिंग करते हुए बाहर भेजती रहती है। इसी दौरान जब मुन्ना दूसरे दरवाजे से बाहर जा रहा होता है पुलिस उसे रोक लेती है। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास एक गन नजर आती है। पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। और आपको याद है ना उसी पार्टी में एक काला बंदा आया था जो रूफ के ऊपर चढ़ा था। कुछ लोगों के नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस बंदे के पास भी एक गन पाई जाती है, पुलिस इसको भी गिरफ्तार कर लेती है। खैर दूसरे दिन जगन्नाथ अंबिका प्रसाद को कॉल करता है। अंबिका क्लियरली बात करने के लिए जगन्नाथ को अपने घर बुलाता है। अब आपको याद है ना देशमुख ने एक लड़की को पटाया था कल रात, तो उस लड़की की मदद से देशमुख जगन्नाथ के नंबर को टैप करते रहता है, उसकी बातें सुनते रहता है। उसके बाद जगन्नाथ विकी के पर्सनल सेक्रेटरी मतलब शरद को अपना पीएस बना लेता है। ये दोनों अंबिका प्रसाद के घर जाते हैं। अंबिका जगन्नाथ को एक सलाह देता है। उस सलाह को फॉलो करते हुए जगन्नाथ बिना अपने घर गए पार्लियामेंट सभा आता है, वहाँ पर अपनी झूठी सिंपैथी दिखाने के लिए। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। जगन्नाथ पार्लियामेंट सभा में अपने झूठे आंसू गिराने लगता है और इनडायरेक्टली शशिकांत पर उंगली दिखाने लगता है कि विकी को मारने में शशिकांत का हाथ हो सकता है। इसीलिए जगन्नाथ स्पीकर से ये रिक्वेस्ट करता है कि विकी के केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया जाए। खैर दूसरे दिन अंबिका प्रसाद सूरज यादव नाम के एक सीबीआई ऑफिसर को अपने घर बुलाता है और सूरज को विकी का केस सौंपता है। और इसी तरह सूरज से ये भी कहने लगता है कि तुम अपनी मनपसंद की इन्वेस्टिगेशन कर लो, लेकिन सारा इल्जाम शशिकांत पर जाना चाहिए। मतलब शशिकांत विकी के केस में फंसना चाहिए। सूरज इसके लिए डन कह देता है। यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होती है। एपिसोड 3 मुन्ना और एकेती। एपिसोड की शुरुआत में ही नागरिक जो भेष बदलकर ब्लॉगिंग करता है, इंडिया के बारे में जानकारी देता है, उसे ये बात पता चल जाती है कि विकी राय को किसी ने गोली मार दी। विकी राय को उसके पापों का फल उसे मिल गया। शक के दायरे में पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अब देखना ये है कि असली सच क्या है। खैर विकी का पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद जगन्नाथ अपने बेटे की लाश को चिता देता है। इस तरफ सूरज यादव सीबीआई ऑफिस आता है। सूरज को गाइड करने के लिए 2 और पुलिस वाले होते हैं। बंदी का नाम होता है सुधा और एक और बंदे का नाम होता है मनजोत सिंह। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, विकी का जो 2 लड़कियों वाला केस था ना, उस केस को भी हैंडल करने वाली सुधा ही थी। खैर यहाँ आने के बाद सूरज सुधा से कहने लगता है कि हम दोनों मिलकर इस केस को जल्द से जल्द सुलटा ले, हम एक दूसरे में केस को बांट लेते हैं। तभी उसी वक्त पुलिस को ये बात पता चलती है कि किसी छोटी सी बस्ती में एक बंदे का मर्डर हो गया। उसी के बारे में पता करने के लिए मंजोत वहाँ पर जाता है और एक्चुअली वो बस्ती ट्रेन का डब्बा होता है। पूछताछ के दौरान मंजोत को ये बात पता चलती है मरने वाले का नाम है लल्लन और लल्लन के साथ मुन्ना नाम का एक बंदा भी रहता है। और आपको पता है ना मुन्ना कौन है, पार्टी में गिरफ्तार हो गया। सुधा मुन्ना के पास आती है
उससे पूछताछ करने के लिए, उसकी कहानी जानने के लिए, और उससे सवाल करने लगती है कि बताओ विकी राय को मारने के लिए किसने तुम्हें सुपारी दी। 4 दिन पहले तुम्हारी दोस्त की हत्या हो गई और हमें ये बात भी पता चली कि कुछ दिनों से तुम पानी पैसों की तरह बहा रहे हो। कहाँ के है ये पैसे? सो मुन्ना सुधा को अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है। सीन फिर से 2 महीने पहले शिफ्ट होता है। अब पर्सनली मुन्ना और ललन के बारे में बात करें तो ये दोनों चिंदी चोर है। ये दोनों लोग प्लस एक और बंदा मोबाइल फोन्स के लॉस चुरा कर मॉल में जाके बेचते रहते हैं और फिलहाल कुछ दिनों बाद एक और लौट आने वाला है। उसके बाद मुन्ना और ललन ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। मतलब वो एक रेल का डिब्बा होता है। मुन्ना की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि मुन्ना कुछ पैसे जमा कर रहा है अपनी बहन की इलाज के लिए। खैर और कुछ दिन गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉट आता है। मुन्ना और उसका फ्रेंड उसमें के मोबाइल फोन्स चुराकर मॉल्स में जाकर बेचने लगते हैं। इसी दरमियान में एक दिन ये दोनों किसी मॉल में जाते हैं। जब मुन्ना सेपरेट होता है, पुलिस वाले ललन को पकड़ लेते हैं। मुन्ना वहीं पर रहकर ये सारा सब कुछ देख रहा होता है, अपने दोस्त को बचा नहीं पाता। खैर दूसरे दिन मुन्ना उस पुलिस ऑफिसर के पैर पकड़कर नाक रगड़कर कुछ रिश्वत देकर अपने दोस्त को जेल से बाहर लाता है, मतलब उसे रिहा करवा लेता है। उसके बाद मुन्ना और ललन ये दोनों किसी बार में जाकर दारू वगैरह पीकर एंजॉय करने लगते हैं। इसी दरमियान में मुन्ना की गर्लफ्रेंड मुन्ना को कॉल करती है। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए मुन्ना उस बार से बाहर आता है। तभी एक बंदा मुन्ना पर नजर रखे होता है। इस बंदे का नाम है बिल्लू। बिल्लू मुन्ना की फोटो खींचकर अपने एक और साथी को सेंड करता है, मतलब मुन्ना को पहचानने के लिए कहता है। वो बंदा कहने लगता है कि भाई शक्ल सही तरह से नजर नहीं आ रही। फोटो को अच्छे से खींचने के लिए जब बिल्लू मुन्ना के करीब जाने लगता है, मुन्ना बिल्लू को देख लेता है, इसे भाप लेता है। फौरन मुन्ना और ललन ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरे दिन मुन्ना अपनी बहन चंपी को डॉक्टर के पास लाता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चंपी का चेहरा एक साइड जला होता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले गैस एक्सीडेंट की वजह से चंपी का ये हाल हुआ और मुन्ना अपनी बहन की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता है। इसके लिए तकरीबन 7 लाख रुपए खर्चा होंगे। बाहर आने के बाद चंपी मुन्ना से यही कहने लगती है कि ये महंगा वाला ऑपरेशन मुझे नहीं चाहिए, 7 लाख रुपए तुम कहाँ से लाओगे? मुन्ना कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। उसी रात जब मुन्ना अपनी बस्ती में से कहीं पर जा रहा होता है, आपको याद है ना, तभी चंपी और एक और बंदा मुन्ना को बुलाते हैं कि मुन्ना कहाँ पर जा रहे हो। और जो चंपी के बगल में जो काला बंदा है, इसी का नाम है एकेती। खैर उसके बाद मुन्ना अपने घर आता है, लेकिन सुबह से बिल्लू मुन्ना को फॉलो करते ही रहता है। उसके घर का एड्रेस पता कर लेता है। फौरन बिल्लू मुन्ना के घर आकर ललन के पेट में चाकू चुबा देता है और मुन्ना के गले के पास चाकू रखकर पूछने लगता है कि मेरे पैसे कहाँ पर है। मुन्ना कहने लगता है कि बाथरूम में है। इस तरह से कहते हुए मुन्ना उन पैसों वाले बैग को बाहर लाता है। बिल्लू कहने लगता है कि इसमें कुछ पैसे कम है। मुन्ना कहने लगता है कि कुछ पैसे खर्च हो गए। सो देखते ही देखते मुन्ना और बिल्लू के बीच हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान मुन्ना वहाँ से भाग जाता है, अपने दोस्त को वहीं पर छोड़कर, मतलब बिल्लू से बच जाता है। सुबह होने के बाद मुन्ना दोबारा अपने घर आता है तो वहाँ पर इसकी दोस्त की लाश होती है। अगर रातों रात मुन्ना इसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद इसकी जान बच सकती थी। मुन्ना अपने दोस्त से बहुत प्यार करता रहता है। वो बिल्लू से बदला लेने के लिए किसी जगह पर जाकर देसी कट्टा खरीद लेता है। यह सुनने के बाद सुधा मुन्ना से पूछने लगती है, तुम्हारे साथ में जो लड़का पकड़ा गया, क्या तुम उसे जानते हो? उसका और तुम्हारा क्या कनेक्शन है? मुन्ना कहने लगता है, कुछ कनेक्शन नहीं है मैडम, बस बस्ती में दिख जाता है, चंपी के साथ काम करता है, सोशल वर्कर। मतलब चंपी एक सोशल वर्कर होती है। इस तरफ सूरज एकेती के पास आता है इससे इंट्रोगेशन करने के लिए। सूरज एकेती से इसका नाम, इसका पता पूछता है। अब बेचारे एकेती को हिंदी थोड़ी थोड़ी, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है। वो कहने लगता है, मेरा नाम एकेती, अंडमान, मतलब एकेती अंडमान का रहने वाला है। सूरज पूछने लगता है कि तुम विकी के घर कैसे गए, उसे मारने के लिए किसने सुपारी दी तुमको? एकेती कहने लगता है, ये विकी को नहीं जानता, अंगताई को लेने के लिए वो वहाँ पर गया। इस तरह से एकेती कट कट के बातें करते रहता है। सूरज को इसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती, इसको एक छापड़ लगाता है। उसके बाद वो मुन्ना के बारे में पूछने लगता है। अब ऑफकोर्स एकेती मुन्ना के बारे में भी नहीं जानता, ये सिर्फ चंपी के बारे में जानता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर सूरज को एक फाइल ले आकर देता है। उस फाइल को पढ़ने के बाद सूरज को ये बात पता चलती है कि एकेती का नाम माइकल बुसारी है और ये नाइजीरियन है। ऐसा कहते हुए सूरज एकेती को बहुत मारने पीटने लगता है। एकेती अपनी कहानी बताने लगता है। कुछ दिनों पहले एकेती चेन्नई में था। भूख लगने की वजह से एकेती किसी होटल में जाकर ऐसे ही खाना खाने लगा। उस होटल का मालिक इसको रोकने लगा। तभी वहाँ पर एकेती को एक बंदा दिख जाता है।
इसी का नाम है माइकल बुसारी, नाइजीरियन। माइकल एकेती को पेट भर खाना खिलाता है, उसे अपने घर ले जाता है, दारू पिलाता है। एकेती बताने लगता है कि इसको पैसे चाहिए, घर जाना है। माइकल एकेती से कहने लगता है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुमको ढेर सारे पैसे दूंगा। दूसरे दिन माइकल एकेती को एक घर के पास भेजता है और ये कहने के लिए कहता है कि इसका नाम माइकल बुसारी है। तो एकेती उसी तरह से उस घर में जाकर उस घर वाले बंदे को अपना नाम माइकल बुसारी बताता है। तभी तमिलनाडु की पुलिस आकर एकेती को घेर लेती है। एक्चुअली माइकल बुसारी एक नाइजीरियन है। किसी ने भी इसका चेहरा नहीं देखा कि ये कैसा दिखता है। माइकल ने बिहार में कुछ कांड किया था, मतलब एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। बिहार का एक पुलिस ऑफिसर तमिलनाडु आता है। एकेती को देखकर ये पहचान लेता है कि ये तो माइकल बुसारी नहीं है। आप गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया, क्या करूं मैं इसको बिहार ले जाकर। तमिलनाडु पुलिस भी कहने लगती है कि सर माइकल बुसारी कैसा दिखता है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, फिलहाल तो आप इसे ले जाइए। उस बिहार पुलिस वाले के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। एकेती को ट्रेन में बिठाकर अपने साथ अपने गाँव ले जाने लगता है। एपिसोड 4 इंगेताई और काला बैग। खैर सूरज दोबारा एकेती को मार पीट के यही सवाल पूछने लगता है कि तुम माइकल बुसारी नहीं हो तो तुम कौन हो। इस तरह से एकेती की कहानी को दिखाया जाता है। एपिसोड 1 में आपको याद है ना कि हर महीना एक वेलफेयर ऑफिसर अंडमान को आता है कुछ खाना वाना देने के लिए। उस वक्त एक बंदे ने इनके भगवान को चुरा के ले गया। उसी भगवान का नाम है इंगेताई। जब से इंगेताई यहाँ से गया है, यहाँ पर काफी सारे लोग बीमार होने लगे, काफी सारे लोग मरने लगे, खाने को खाना नहीं मिल रहा इनको। इसी दौरान अशोक नाम का एक और वेलफेयर ऑफिसर अंडमान को आता है और वहाँ का मुखिया अशोक को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बताने लगता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर बेनर्जी नाम का एक बंदा आया था, इनके भगवान इंगेताई को चुरा के ले गया, तभी से इनके गाँव की ये हालत हो गई। वहाँ का मुखिया अशोक के साथ इंगेताई को भेजता है इनके भगवान को लाने के लिए। इस तरह से पहली बार एकेती अपने आइलैंड से बाहर जाता है। उस बोट में एक बच्चे के पास एक छोटी सी किताब होती है। एकेती एक पेपर में अपने भगवान की मूर्ति को ड्रॉ करता है। उसके बाद अशोक और एकेती ये दोनों कोलकाता आते हैं क्योंकि बेनर्जी कोलकाता में ही रहता है। अशोक बेनर्जी का घर का पता करके ये दोनों बेनर्जी के पास जाते हैं। एकेती गुस्से में आकर बेनर्जी से अपने भगवान के बारे में पूछने लगता है। बेनर्जी अपनी कहानी बताने लगता है कि इसका एक छोटा भाई था, उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है, बहुत पैसा खर्चा होगा, इसीलिए बेनर्जी ने इंगेताई को चुरा लिया। लेकिन फिर भी बेनर्जी अपने छोटे भाई को बचा नहीं पाया। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। बेनर्जी कहने लगता है अगर आप मुझे पुलिस में पकड़वा देना चाहते हो दे दो, मारना चाहते हो मार दो। अशोक पूछने लगता है कि इंगेताई को कहाँ पर बेचा। बेनर्जी उसका एड्रेस दे देता है। जब तक अशोक और इंगेताई ये दोनों उस एंटीक दुकान के पास जाते, वो एंटीक दुकान कब का जल चुकी होती है। बेचारा उस दुकान वाला ओनर खुद परेशान सा रहता है कि लाखों का माल नुकसान में चला गया। अशोक इस बंदे से इंगेताई के बारे में पूछने लगता है। ये बंदा कहने लगता है कि इसने उस मूर्ति को तमिलनाडु में बेच दिया किसी बंदे को। तमिलनाडु जाते वक्त इंगेताई अशोक से पूछने लगता है कि उसने उस मूर्ति को कितने में बेचा। अशोक बताने लगता है 2 करोड़ रुपए। अब इंगेताई के पास तो इतना पैसा नहीं, एक ही ऑप्शन है वो है चुराना। इस तरह से ये दोनों तमिलनाडु चेन्नई जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद इन दोनों को ये बात पता चलती है जो इंगेताई को खरीदने वाला बंदा था उसकी मौत हो गई है। आज इसका अंतिम संस्कार हो रहा है। बेचारा एकेती हर एक कमरे में जाकर इंगेताई को ढूंढने लगता है। इस तरह से ये एक बाथरूम में जाता है। वहाँ पर एक औरत बाथटब में लेटी होती है। इंगेताई अपने भगवान की तस्वीर दिखाकर इस औरत से पूछने लगता है कि ये स्टैचू कहाँ पर है। इसे देखकर ये औरत बहुत गुस्सा होने लगती है। एकेती से कहने लगती है कि ये भगवान नहीं राक्षस है। जब से ये मूर्ति हमारे घर में आई है तभी से मेरे फादर की तबीयत बिगड़ती जा रही है और आज फाइनली ये मूर्ति मेरे पापा को ले गई, इसीलिए मैंने इस नुहुसत को किसी दूसरे को बेच दिया। इस तरह से कहते हुए वो औरत एकेती को एक एड्रेस देती है जहाँ पर इसने उस स्टैचू को बेचा। उसके बाद अशोक और एकेती ये दोनों बीच के पास आकर बैठ जाते हैं। उस एड्रेस को पढ़ने के बाद अशोक को ये बात पता चलती है कि वो स्टैचू फिलहाल झारखंड में मौजूद है, आत्मदेव के आश्रम में। आत्मदेव और कोई नहीं जगन्नाथ का गुरुजी। अशोक एकेती से कहने लगता है कि झारखंड तो बहुत दूर है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, तुम एक काम करो, तुम अंडमान लौट जाओ, मैं अकेला वहाँ पर जाकर तुम्हारे भगवान को ले आऊंगा। ये सुनने के बाद बेचारा एकेती नाराज हो जाता है। अशोक को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अशोक एकेती को उस बीच में इधर उधर ढूंढने लगता है,
लेकिन एकेती जानबूझ के अशोक के सामने नहीं आता। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हो ना। एकेती की मुलाकात भुसारी से हुई। तमिलनाडु की पुलिस इसे गिरफ्तार कर लिया और जब बिहार का पुलिस वाला एकेती को अपने साथ ट्रेन में ले जा रहा होता है, एकेती को इसकी कहानी पूछने लगता है। फाइनली वो पुलिस वाला एकेती को 500 रुपए देकर कहने लगता है, देखो बेटा, सुबह होने के बाद झारखंड स्टेशन आएगा, तुम उस स्टेशन में उतर जाओ, मुझे अपनी नींद से मत जगाना। सो एकेती उसी तरह से वो आश्रम चला जाता है। उसके बाद सूरज यही बात कंफर्म करने के लिए उस बिहार वाले पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है। वो पुलिस वाला सूरज को यही बात कहने लगता है कि एकेती अलग बंदा है, माइकल भुसारी अलग है। खैर इस तरफ मुन्ना सुधा और कुछ पुलिस वालों को एक फ्लाईओवर के पास लाता है। मतलब कुछ दिनों पहले मुन्ना ने इसी जगह से उस पैसों वाले बैग को चुराया था। इस तरह से वो इंसिडेंट बताने लगता है। जब मुन्ना वहीं पर किसी जगह पर बैठा था, तभी मुन्ना ये देखता है कि एक बंदा अपने हाथ में बैग लेकर घबराता हुआ कहीं पर जा रहा था। मुन्ना फौरन उस बंदे के हाथ से बैग छीनकर वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी देर बाद दो लोग मुन्ना का पीछा करने लगते हैं। वो दोनों लोग और कोई नहीं, बिल्लू और उसका साथी। जिससे बैग छीनी थी वो बंदा तो मुन्ना के पीछे नहीं लगता। वो क्यों, आपको आगे पता चलेगा। खैर फाइनली मुन्ना उन दोनों से बचते बचाते हुए अपने घर आ जाता है। उन पैसों की बैग को अपने बाथरूम में छुपा देता है। इसी पैसों की बैग को हासिल करने के लिए उस दिन बिल्लू मुन्ना के पास आया था। खैर सुधा मंजोत से इसी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहती है कि किसका बैग चोरी हो गया, उसमें कितने पैसे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरफ एकेती अपनी कहानी को कंटिन्यू करने लगता है। उस दिन एकेती झारखंड आ गया था और उसी तरह उस गुरुजी के आश्रम में भी आ गया था। वहाँ पर एकेती अपने भगवान इंगेताई को देखता है और आपको याद है ना, उस वक्त वो गुरुजी जगन्नाथ से बात कर रहा था क्योंकि उसी दिन विकी एक केस से रिहा हो गया था। इसी दौरान इस आश्रम में पुलिस की रेड पड़ जाती है। वो गुरुजी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कोई अनजान बंदा इंगिताई को चुरा कर ले जाता है। वो मूर्ति ना गुरुजी के हाथ लगती है ना ही एकेती के हाथ। उसी आश्रम में एकेती को अशोक भी दिख जाता है। अनलकीली वो भगवान की मूर्ति अशोक को भी नहीं मिलती। जब तक अशोक यहाँ पर आता, मूर्ति गायब। अब किसी को नहीं पता कि वो मूर्ति कहाँ पर है। लेकिन फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था, जब विकी की पार्टी चल रही थी उस वक्त एक बंदा उस पार्टी के किसी जगह पर उस मूर्ति को रखा था। हर प्रेजेंट डे पर शरद एक और लॉयर के साथ सीबीआई ऑफिस आता है। सुधा और सूरज को ये प्रूफ दिखाने लगता है कि विकी को कुछ दिनों से थ्रेट कॉल्स आ रहे थे। शायद ये काम नक्सल्स का हो सकता है। मतलब विकी एक बिजनेस कर रहा था, नक्सल्स उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस तरफ मनजोत सिंह एकेती के घर आता है। मतलब कुछ दिनों पहले एकेती इसी घर में रहा करता था। उस घर में सर्च करने पर मनजोत सिंह को कुछ पॉम्पलेट्स नजर आते हैं और ये पॉम्पलेट्स गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। मतलब इन पॉम्पलेट्स को नक्सलवादियों ने बनाया था। सूरज इन्हीं पॉम्पलेट्स को एकेती को दिखाते हुए इसके बारे में पूछने लगता है कि ये तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं। एपिसोड 5 लाल सलाम और बिल्लू बिरयानी। अशोक एकेती को किसी बस्ती में लाता है और एक्चुअली उसी बस्ती में चंपी भी रहती है। अशोक एकेती से कहने लगता है कि इंगिताई का पता चल चुका है, वो मूर्ति फिलहाल विकी के पास है। एकेती कहने लगता है तो चलो हम वहाँ पर चले। अशोक कहने लगता है वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं, मैं वहाँ पर जाऊँगा, तुम्हारे भगवान को लेकर आऊँगा। जब तक तुम यहीं पर रहो, तुमको तुम्हारा भगवान मिलने के बाद तुम अकेले अंडमान लौट जाना। खैर अशोक से बात करने के बाद जब एकेती वहाँ से जा रहा होता है, चंपी इसको रोक लेती है और एकेती से कहने लगती है कि एकेती, आंध्रा से एक बूढ़ा आदमी तुम्हारे घर में रहने के लिए आने वाला है, प्लीज कुछ दिन तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, हफ्ता 10 दिन के बाद वो चला जाएगा। खैर उसी तरह से आंध्रा से वो बूढ़ा आदमी इस बस्ती में आता है, एकेती के घर में रहने लगता है कुछ दिन। दूसरे दिन इस बूढ़े आदमी के कुछ और साथी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये सारे लोग तेलुगु में बात करते रहते हैं। तभी उसी बस्ती में चंपी ये देखती है कि जिस बूढ़े आदमी को इसने पनाह दे रखी है वो बूढ़ा आदमी एक नक्सल है। पुलिस इसकी तलाश में है। मतलब हर जगह पर वांटेड की वॉल पोस्टर्स लगे होते हैं। इस तरफ जब यह बूढ़ा आदमी अपने साथियों के साथ कुछ प्लान बना रहा होता है, तभी इस बूढ़े आदमी की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो सारे लोग इस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो बूढ़ा आदमी और कुछ साथी इस बस्ती में छुपे हैं। उस बस्ती को घेर लेते हैं। अब ऑफकोर्स उसी घर में एकेती भी रहता था। चंपी एकेती को बचा लेती है। अगर एकेती उस घर में गया होता तो पुलिस इसको भी गिरफ्तार कर लेती। खैर देखते ही देखते वो सारे पुलिस वाले उन सारे नक्सल्स को एक के बाद एक इनकाउंटर कर देते हैं, मार देते हैं। बस्ती वालों से पूछने लगते हैं कि ये बूढ़ा आदमी कहाँ पर रहता था, लेकिन कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। मतलब सूरज ने एकेती को ये पूछा था ना कि ये नक्सल्स के पॉम्पलेट्स तुम्हारे घर में कैसे आए।
उसी की स्टोरी बता रहा होता है एकेती। उसके बाद सूरज मंजोत को कॉल करके ये पता करने के लिए कहता है कि उस बस्ती में कुछ दिनों पहले क्या एनकाउंटर हुआ था। इस तरफ देशमुख के पास वो लड़की देशमुख का घर का एड्रेस पता करके उसके घर आती है सडनली, और एक्चुअली ये लड़की यहाँ पर देशमुख से कांड करने के लिए आती है। इस तरफ ड्यूटी खत्म होने के बाद सुधा अपने घर आती है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सुधा का हस्बैंड बेड पर लेटा है, इसका इलाज चल रहा है। इसी के बारे में दिखाने के लिए सीन फिर से 3 साल पहले शिफ्ट होता है। 2018 में विकी को अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उसी दरमियान में जब एक दिन सुधा का हस्बैंड अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहा होता है, तभी एक ट्रक आकर इसकी गाड़ी को ठोक देती है। मतलब सुधा के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है। 3 साल तक बेचारा हॉस्पिटल में ही पड़ा रहता है। सुधा अपने पति की सेवा करती रहती है, उसका इलाज करवाती रहती है। एक दिन डॉक्टर आकर सुधा से कहने लगता है कि हम हमारी हॉस्पिटल को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, इस रूम को खाली करना पड़ेगा। आप फिक्र मत करिए, मैं आपके घर सारे इक्विपमेंट्स भेज दूंगा। और 3 साल के बाद विकी का केस का क्या हुआ आप जानते हो। जगन्नाथ ने उस कमिश्नर को 200 करोड़ रुपए दिया। वो कमिश्नर अपने ऑफिसर्स को तकरीबन 10-10 करोड़ दे दिया, लेकिन सुधा सिर्फ 5 करोड़ ही लिया। एक्चुअल से सुधा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अब इसकी पति की हालत ठीक नहीं, इसका इलाज करवाना है, सो सुधा भी मजबूर हो जाती है। कल सुबह प्रेजेंट डे पर सुधा मंजोत को कॉल करके ये बताने लगती है कि तुम सुबह सवेरे 9 बजे बंसल के घर जाओगे। ये बंसल की कहानी क्या है आपको आगे पता चलेगी। सो मंजोत उसी तरह से सुबह सवेरे बंसल के घर जाता है और उस वक्त बंसल अपने बेटे के साथ बाहर जा रहा होता है, क्योंकि आज इसका बर्थडे है, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। बंसल मंजोत को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, रास्ते में बात हो जाएगी। सो रास्ते में बंसल अपनी कहानी को मंजोत को बताने लगता है। देखते ही देखते बंसल का बिजनेस बहुत अच्छा आगे बढ़ने लगा। तभी एक दिन बंसल के बेटे का किडनैप हो गया और इसके बेटे को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बिल्लू होता है। बिल्लू ने बंसल को कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा। अब बंसल को अपना बेटा जिंदा चाहिए। वो बिल्लू के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगा। इसी दरमियान में बिल्लू बंसल से ये कहा कि तुम पैसों की बैग लेकर उस फ्लाईओवर के आगे एक और कचरे का डिब्बा है, वहाँ पर रख दो। वहीं दूसरी तरफ बिल्लू बंसल के बेटे को किसी जगह पर लाके छोड़ देता है। मतलब थोड़ी देर में बिल्लू को तो पैसे मिलने वाले हैं। इस तरह से बंसल उन पैसों की बैग लेकर फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मुन्ना आता है, इसके हाथ से बैग छीनकर वहाँ से भागने लगता है। अब दूर से ये सब कुछ बिल्लू और उसका साथी देख रहा होता है। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हो। वो दोनों मुन्ना को फॉलो करते हैं। इस तरफ बंसल के बेटे को एक किन्नर अपने गोदी में उठा लेती है। अब बेचारा बंसल उसी फ्लाईओवर के पास परेशानी में बैठा होता है। उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है, अपने बेटे को हासिल कर लेता है। प्रेजेंट पर मंजोत एक स्केच आर्टिस्ट को बंसल के घर बुलाता है। बंसल बिल्लू का हुलिया बताने लगता है। तभी सुधा मंजोत को कॉल करके ये बताने लगती है कि विकी के पार्टी के दिन जो लोग वीडियो बना रहे थे उन सारे मोबाइल्स की वीडियो लाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो स्केच आर्टिस्ट बिल्लू का स्केच ड्रॉ कर देता है। बंसल और उसका बेटा बिल्लू को पहचान लेते हैं और उसी तरह बिल्लू का बेटा ये भी कहने लगता है कि जब बिल्लू ने इसको किडनैप किया था हमेशा बिल्लू बिरयानी को कॉल करता था, वहीं से वो खाना मंगवाता था। उसके बाद मंजोत और सुधा ये दोनों बिल्लू को कॉल करते हैं। बिल्लू को बातों में लगाकर उसका लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं। उसी वक्त सारे के सारे पुलिस वाले बिल्लू के होटल के पास जाते हैं बिल्लू को गिरफ्तार करने के लिए। तभी बिल्लू पुलिस वालों को भाप लेता है। उन सारे पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। पुलिस और बिल्लू के बीच बहुत लंबी चेजिंग होती है। फाइनली सुधा बिल्लू के पैर पर गोली मारकर उसे पकड़ ही लेती है। बिल्लू से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि मुन्ना ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। थोड़ी देर बाद चंपी खाना वाना लेकर मुन्ना के पास आती है, लेकिन सुधा मुन्ना को देखने नहीं देती। इस तरफ सूरज अंबिका प्रसाद को कॉल करके विकी के केस में जो हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन अंबिका को बताने लगता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद अंबिका प्रसाद को एक आइडिया आता है। वो सूरज से कहने लगता है कि सूरज तुम एक ऐसी कहानी बनाओ शशिकांत और नक्सल्स का कनेक्शन है, क्योंकि शशिकांत जब कॉलेज में पढ़ा करता था वो कुछ आंदोलन में पार्टिसिपेट किया करता था। उसके बाद मैं संभाल लूंगा। उसके बाद सूरज शरद को कॉल करता है और फोन जगन्नाथ को देने के लिए कहता है। जगन्नाथ से ये कहने लगता है कि आप इस बात को छुपा दीजिए कि विकी को नक्सल्स के साइड से थ्रेट कॉल्स आ रहे थे। ये ऑर्डर्स खुद ऊपर से आए हैं और जब कभी भी मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं शरद को ही कॉल करूंगा। इसी दरमियान में जब सीबीआई पार्टी में आए हुए सारे लोगों के मोबाइल वीडियोस चेक कर रहे होते हैं, तभी इनको एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। उस पार्टी के दौरान मोहन कुमार के हाथ में गन होती है। मोहन कुमार ने विकी पर गोली चलाई। एपिसोड 6 मोहन कुमार के प्रोफेशन के बारे में बात करें
तो एक IAS फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है और इसी तरह बहुत सारे कंपनीज में बोर्ड डायरेक्टर भी है। लेकिन मोहन कुमार इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी रीटा सेठी नाम की एक औरत के साथ इसका चक्कर चलते रहता है। ये बात सारे लोगों को पता होती है, इसकी पत्नी को भी। खैर एक दिन बहुत सारे लोग गांधी जी की आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं। उसी एग्जीबिशन में विकी राय भी होता है। रीटा तो मोहन कुमार के साथ आई होती है उसकी गाड़ी में, लेकिन जब वो विकी को देखती है तो वो विकी के साथ मिल जाती है। अब मोहन कुमार पहले से विकी को पसंद नहीं किया करता था, ये देखकर ये और जलने लगता है। खैर उसी एग्जीबिशन में एक बंदा कुछ चीजों को हाथ लगाता है, वहाँ की सारी चीजें हिलने लगती है, गिरने लगती है। उसी आर्ट एग्जीबिशन में गांधी जी का बहुत बड़ा स्टैचू होता है और गांधी जी के हाथ में वो लाठी भी होती है। सो हरकत करने की वजह से वो लाठी मोहन कुमार के सर पे आके गिरती है। बेचारा मोहन कुमार दर्द के मारे वहीं पर बैठ जाता है, इसका सर चकराने लगता है। सर पर चोट लगने की वजह से मोहन कुमार का कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, वो बहुत ही कूल से बिहेव करने लगता है। कुछ दिनों बाद मोहन कुमार एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहने लगता है कि उस आर्ट एग्जीबिशन में उस हादसे के बाद मोहन कुमार का कैरेक्टर अचानक से बदलते रहता है। मोहन कुमार गांधी जी बन जाता है। मोहन कुमार के घर में काफी सारे दारू की बोतल्स थी, वो भी ब्रांडेड। इसके अंदर गांधी जी प्रवेश करने की वजह से गांधी जी ने उन सारे दारू की बोतलों को बाहर फेंक दिया। चैरिटीज में दान करने लगे, कुछ जगहों पर जाकर धरना भी करने लगे। कपड़ों का स्टाइल चेंज हो गया। डॉक्टर मोहन कुमार से कहने लगता है कि आपको DID हुआ है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में गांधी जी बस चुके हैं। मोहन कुमार कहने लगता है जब मैं PhD कर रहा था तब मैं गांधी जी के बारे में किताब लिख रहा था और इसी तरह मेरे दादाजी गांधी जी के साथ जेल भी गए थे उस जमाने में। तो सारी बातें सुनने के बाद वो डॉक्टर मोहन से कहने लगता है कि मुझे आपके साथ हिप्नोटिस करना होगा। यह सुनने के बाद मोहन कुमार बहुत डर जाता है। डॉक्टर से कहने लगता है अबे डॉक्टर, पता नहीं हिप्नोटिस के दौरान तुम क्या क्या सवाल करोगे और मेरे मुंह से क्या क्या कांड बाहर आ जाएंगे। नहीं, कोई और तरीका है तो बोलो। डॉक्टर मोहन कुमार को सलाह देने लगता है कि पहले तो आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए। खैर प्रेजेंट डे पर सूरज, सुधा, मंजोत ये सारे लोग मिलकर मोहन कुमार के घर जाते हैं। अब मोहन कुमार रहा IAS ऑफिसर। सुधा बहुत ही केयरफुली इस मामले को डील करने लगती है। मोहन कुमार से सवाल पूछने लगती है कि विकी के पार्टी के दिन आप अपने ड्राइवर के साथ पार्टी पर गए थे। मोहन कुमार की वाइफ कहने लगती है हाँ। सुधा ड्राइवर को बुलाने के लिए कहती है। सो इसी बहाने से मोहन की वाइफ फौरन मोहन के कमरे में जाकर दीवार पर कुछ अखबारात, इंफॉर्मेशन वगैरह होते हैं जो मोहन कुमार ने विकी के खिलाफ कलेक्ट किया था, उन सारी चीजों को निकालकर जलाने लगती है। इस तरफ सुधा मोहन कुमार से उसकी गन के बारे में पूछने लगती है। मोहन कुमार बताने लगता है कि मेरी गन कहीं पर खो गई है, इसके बारे में मुझे याद ही नहीं आ रहा। सुधा कहने लगती है कि हमें आपकी गन विकी के पार्टी में मिली। तभी मोहन कुमार की वाइफ सुधा को खोपचे में बुलाकर ये बताने लगती है कि मोहन कुमार को दिमागी बीमारी है, कभी ये गांधी जी बन जाते हैं, कभी मोहन कुमार। ये सुनने के बाद सूरज और सुधा ये दोनों मोहन कुमार को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड होते हैं। जब मंजोत मोहन कुमार को वहाँ से ले जाता है, सूरज सुधा से कहने लगता है कि आप यहाँ पर रहकर कुछ इंक्वायरी कीजिए, मुझे थोड़ा पर्सनल काम है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए सूरज शरद से मिलने के लिए किसी होटल में जाता है और शरद से विकी और मोहन कुमार के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। शरद कहने लगता है कि मोहन कुमार विकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था और उसी तरह विकी भी। और उसी तरह शरद रीटा के बारे में भी बताता है। रीटा और मोहन कुमार का चक्कर चल रहा था, लेकिन सडनली एक दिन बीच में विकी घुस गया। सारी बातें सुनने के बाद सूरज शरद से कहने लगता है कि सुधा और उसकी टीम ने अगर आकर पूछे तो तुम ये बताना विकी और मोहन कुमार का बहुत अच्छा कनेक्शन था और ये रीटा का चक्कर बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरफ सुधा ब्रिजलाल से सवाल करती रहती है। ब्रिजलाल मोहन कुमार का ड्राइवर। ब्रिजलाल कहने लगता है आर्ट गैलरी के उस हादसे के कुछ दिनों बाद मोहन कुमार के अंदर गांधी जी जाग गए। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। एक दिन ब्रिजलाल और मोहन कुमार अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे और एक्चुअली कुछ दिनों बाद ब्रिजलाल की बेटी की शादी है। ब्रिजलाल अपने मालिक से 3 लाख रुपए पैसे मांगता है, लेकिन मोहन कुमार ठहरा कंजूस। वो ब्रिजलाल से कहने लगता है कि मैं तुमको सिर्फ 30,000 रुपए दूंगा। बेचारा ब्रिजलाल मोहन कुमार से रिक्वेस्ट करते रहता है। इसी दरमियान में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब सडनली ये कार इनकी कार के सामने आ जाती है। तभी से मोहन कुमार का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। वो बहुत ही पोलाइट से अपनी कार से बाहर निकलकर जिसको एक्सीडेंट हुआ उसके पास जाता है, उसका हालचाल पूछने लगता है। दोबारा ब्रिजलाल के पास आता है, उसका हालचाल पूछने लगता है, एम्बुलेंस को कॉल करता है और ब्रिजलाल से ये सवाल पूछने लगता है कि आखिरकार ब्रिजलाल हम कहाँ पर जा रहे हैं। ब्रिजलाल कहने लगता है सर हम रूटीन की तरह रीटा मैम के घर जा रहे हैं।
प्रेजेंट डे पर सूरज रीटा सेठी के घर आता है। मोहन कुमार विकी के बारे में कुछ सवालात पूछने लगता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे सूरज भाई साहब मनमदन होते हैं, बहुत ही रोमांटिक किस्म। इनका पहले भी एक ट्रैक रिकॉर्ड था। खैर सूरज रीटा से पूछने लगता है कि आप मोहन कुमार के अंदर पहली बार गांधी जी को कब देखा। मोहन कुमार और ब्रिजलाल के कार का एक्सीडेंट होने के बाद ब्रिजलाल मोहन कुमार को रीटा के घर लाता है। रीटा रूटीन ही की तरह मोहन कुमार को बहुत ही प्यार से उसका स्वागत करती है, उसे टच करती रहती है, हक करती रहती है। अब मोहन कुमार के अंदर गांधी जी होते हैं। मोहन कुमार रीटा को बहन मानने लगता है। रीटा को कुछ भी समझ में नहीं आता। मोहन कुमार पर गुस्सा कर कर उसे अपने घर से दफा होने के लिए कहती है। ब्रिजलाल मोहन कुमार को लेकर घर वापस आ जाता है। उसके बाद रीटा सूरज से कहने लगती है उस दिन के बाद इसने मोहन कुमार को नहीं देखा। उसके बाद वो विकी से क्लोज हो गई। इस तरह सुधा को मोहन कुमार की बीवी आगे की कहानी बताती है। मोहन कुमार जब घर आया तो इसका हुलिया ही बदल गया। इसके बात करने का तरीका, पहनावा और अपने घर में जो कीमती शराब की बोतल्स थी उन सारे शराब की बोतल्स को बाहर फेंकने के लिए कहा। उसी तरह मोहन कुमार के लिए इसकी बीवी ने नॉनवेज बनाया था। इस नॉनवेज को देखकर मोहन कुमार वॉमिटिंग करने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मोहन कुमार लोगों की हेल्प करने लगा, चैरिटी में दान देने लगा, अन्नदान वगैरह करने लगा और उसी तरह विकी के खिलाफ कुछ सबूतों को इकट्ठा करता भी रहा। खैर प्रेजेंट पर सुधा को सुसु आती है। वो बाथरूम का बहाना बनाकर मोहन कुमार के घर में जाती है उसके घर की तलाशी लेने के लिए। तभी सुधा ये देखती है कि घर के पीछे कुछ पेपर्स जल रहे हैं और ऑफकोर्स इन पेपर्स को जलाने वाली और कोई नहीं मोहन कुमार की वाइफ होती है। सुधा फौरन इसके पास आकर इसको डांटने लगती है, लेकिन बाद में मोहन कुमार की वाइफ सुधा से कहने लगती है कि ये सब कुछ मोहन कुमार के अंदर जो गांधी जी थे वो कर रहे थे। एक्चुअली मेरे पति विकी पर केस ठोकना चाहते थे, इसीलिए इन सारी सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे बस। उसके बाद ब्रिजलाल आगे की कहानी बताता है। एक दिन सडनली मोहन कुमार बन जाता है और अपने घर में खाली दारू की बोतल्स को देखकर इसको तो बहुत बड़ा झटका लगता है। मोहन कुमार टिप टॉप से रेडी होकर ब्रिजलाल के साथ एक दारू की दुकान जाता है, ब्रांडेड दारू की बोतलें खरीद लाता है और रास्ते में मोहन कुमार ब्रिजलाल को डांटने लगता है कि किसने कहा था मेरी दारू की बोतलों को फेंकने के लिए। बेचारा ब्रिजलाल कहने लगता है कि मालिक आप ही ने कहा था और मैंने उन दारू की बोतलों को नहीं फेंका, उनको बेच के 50,000 रुपए हासिल कर लिया मेरी बेटी की शादी के लिए। मोहन कुमार वो 50,000 रुपए लौटाने के लिए कहता है। बेचारा ब्रिजलाल लौटा देता है। इसकी बेटी की शादी रुक जाती है। दूसरी तरफ सूरज फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करता है और रेडी रहने के लिए कहता है कि ये कुछ ऑर्डर्स देगा। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुछ मासूम गांव वालों को गिरफ्तार करके रखा है। उसके बाद सूरज रीटा के साथ कुछ कांडवान करता है ताकि इस केस में रीटा का नाम हरगिज ना आए। मतलब इन दोनों के बीच कांड की डील होती है। उसके बाद उस पार्टी में मोहन कुमार ने क्या किया वो दिखाया जाता है। पार्टी में मोहन कुमार गांधी बैठा था। विकी से मिलने के लिए गया, उसको धमकी दी कि इस पर केस करने वाला है। विकी को ये बात हजम नहीं हुई। वो मोहन कुमार का गला दबोचने लगता है और उसी तरह इसको बहुत मारने पीटने भी लगता है। मोहन कुमार को बहुत गुस्सा आता है। वो ब्रिजलाल से गाड़ी की चाबी लेकर अपनी गाड़ी से अपनी गन लेता है और जब सारे लोग आसमान की तरफ देख रहे थे पटाखे देखने के लिए, मौका देखकर मोहन कुमार अपनी गन लेकर विकी पर गोली चला देता है। उसके बाद इसी हड़बड़ाई के दौरान मोहन कुमार के हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर मंजूद ब्रिजलाल पर नजर रखे होता है। ब्रिजलाल किसी बंदे से मुलाकात करके उसे कुछ पार्सल देता है। तभी उसी वक्त उस शहर में भूकंप आता है। अब उस वक्त मोहन कुमार हॉस्पिटल में होता है, मतलब सीबीआई ने इसको हॉस्पिटल में रखा होता है। उस भूकंप की वजह से मोहन कुमार के अंदर गांधी जी आ जाते हैं। एपिसोड 7 राजनीति और प्यार। सूरज उगने के बाद सूरज उस फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि कल इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ गाँव वालों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं में से किसी एक बंदे का फोन लेकर उस बंदे के फोन में सीएम शशिकांत के पीए का नंबर सेव करे और जब सूरज इसको ऑर्डर देगा ये बंदा शशिकांत के पीए को कॉल करे। इस तरफ अंबिका प्रसाद एक मशहूर जर्नलिस्ट को अपने पास बुलाता है और उसे ये कहने लगता है कि ये शशिकांत का इंटरव्यू लेने जाए और इंटरव्यू के दौरान शशिकांत से उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछे और इसी तरह ये भी सवाल करने के लिए कहता है क्या कॉलेज डेज में शशिकांत प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी का हिस्सा थे, मतलब ये एक नक्सलवादी की पार्टी होती है। अब ये जर्नलिस्ट अंबिका प्रसाद को मना तो नहीं कर सकती। इस तरफ सुधा ब्रिजलाल को पुलिस स्टेशन लाती है क्योंकि कल रात क्या हुआ था, ब्रिजलाल ने किसी बंदे को कुछ दिया था और इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि ब्रिजलाल ने उस बंदे को
तकरीबन 3 या 5 लाख रुपए दिया था। सुधा यही सवाल ब्रिजलाल से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ के? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी की शादी टूट गई। ब्रिजलाल कहने लगता है कि मैडम ये पैसे तो साहब ने ही दिया। ऐसा कहते हुए अपनी कहानी को बताने लगता है। पार्टी के दिन जब मोहन कुमार ने अपनी गाड़ी से अपनी गन निकाली थी, ये चीज ब्रिजलाल ने देख लिया, लेकिन उस वक्त ब्रिजलाल अपना मुंह बंद रखा। पार्टी खत्म होने के बाद जब सारे लोग अपने अपने घर आ जाते हैं, मोहन कुमार ब्रिजलाल के घर जाता है और उस वक्त मोहन कुमार के अंदर गांधी जी होते हैं। मोहन कुमार ब्रिजलाल को 1 लाख रुपए देता है उसकी बेटी की शादी के लिए। ये देखकर ब्रिजलाल हंसते हुए मोहन कुमार से कहने लगता है, अरे साहब किसे चू बना रहे हो? जब आप पार्टी में थे तब भी आप मोहन कुमार थे, पार्टी से बाहर आए तब भी मोहन कुमार है, और मेरे सामने जो आदमी खड़े हैं वो भी मोहन कुमार है। अब मैं 1 लाख रुपए नहीं लूँगा, मुझे पूरे के पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। क्या करूं साहब, आप ही के साथ रहता हूं ना, सीख गया आपकी आदतें। मोहन कुमार गुस्से में आकर ब्रिजलाल से कहने लगता है, अबे चूस साले, जितना दे रहा हूं उतना रख ले, मुझसे होशियारी मत कर। लेकिन ब्रिजलाल मोहन कुमार से यही कहने लगता है कि साहब देना है तो 5 लाख रुपए दो, उससे कम 1 रुपया भी नहीं लूंगा मैं। खैर सुधा यही स्टेटमेंट ब्रिजलाल को लिख के देने के लिए कहती है कि मोहन कुमार उस पार्टी में मोहन कुमार ही था, गांधी जी नहीं थे। इस तरफ वो लेडी जर्नलिस्ट शशिकांत के पास आती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू के दौरान शशिकांत से उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछने लगती है और उसी तरह पीपीपी के बारे में भी पूछने लगती है, प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी। ये सवाल सुनने के बाद शशिकांत को तो बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन बहुत ही कूल से इसका जवाब देने लगता है कि उस वक्त गर्म खून था, मैं उस पार्टी का हिस्सा रहा लेकिन अब नहीं। तभी वो फॉरेस्ट ऑफिसर शशिकांत के पीए को कॉल करता है और नाटक करने लगता है कि सर आवाज नहीं आ रही, मैं आपको एक और नंबर देता हूँ, प्लीज आप उस नंबर पर कॉल करिए। इस तरह से वो फॉरेस्ट ऑफिसर इस पीए को चंपी का नंबर देता है। अब बेचारा वो पीए चंपी के नंबर को कॉल करता है। चंपी अपने प्रॉब्लम्स को बताने लगती है। चंपी को भी नहीं पता कि शशिकांत का पीए इसको क्यों कॉल किया। थोड़ी देर बाद वो पीए अपना फोन काट देता है। उसके बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हीं गांव वालों में का एक बंदे का फोन लेकर दोबारा चंपी को कॉल करता है और यही नाटक करने लगता है कि आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर भाई साहब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चलता है, किसी को इस कदर भी फंसा सकते हैं, ओ माय गॉड। इस तरफ सूरज, सुधा, मंजोत मोहन कुमार के पास आते हैं, मतलब हॉस्पिटल, और इस वक्त मोहन कुमार गांधी बन के बैठा होता है। सूरज मोहन कुमार से मुन्ना और एकेदी के बारे में पूछने लगता है। अब ऑफकोर्स मोहन कुमार को ये दोनों कौन है बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई के पास मोहन कुमार के खिलाफ एक सबूत होता है, जहां पर मोहन कुमार ने गन पकड़ी थी पार्टी में, लेकिन मोहन कुमार का डॉक्टर इसको गिरफ्तार करने नहीं देता क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। तभी वहां पर मोहन कुमार की वाइफ अपने लॉयर लेकर आती है और वो लॉयर कोर्ट से ये ऑर्डर लाता है कि जब तक मोहन कुमार ठीक नहीं हो जाता वो हॉस्पिटल में ही रहेगा, उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। बाहर आने के बाद सूरज सुधा से कहने लगता है, आप खामखा इस मोहन कुमार के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ही सोचिए विकी कहाँ पर था, स्टेज के ऊपर, और जहाँ से मोहन कुमार ने गोली चलाई, जिस एंगल से चलाई, वो गोली तो विकी को लगने ही वाली नहीं थी। सुधा कहने लगती है, अरे फिर भी हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी मैं शुरू से देख रही हूँ आप इस केस को कुछ अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहे हो। सूरज को गुस्सा आकर सुधा से कहने लगता है, देखिए ये केस मेरा है, आप सिर्फ मुझे असिस्ट कर रही हो। उसके बाद सूरज सुधा से कहने लगता है कि आप ऑफिस जाइए, मुझे थोड़ा काम है। ऐसा कहते हुए सूरज एक जंक यार्ड आता है, वहाँ पर वो एक चिकन को बाहर निकलवाता है और उस चिकन के अंदर देखने पर सूरज को एक बुलेट मिलती है। तब जाके हमको ये बात पता चलती है कि मोहन कुमार ने अपनी गन से गोली तो चलाई, लेकिन वो गोली इसकी जात का न मारूं चिकन को जाके लग गई। मतलब मोहन कुमार भी असली कातिल नहीं है। इस तरफ सूरज उस फॉरेस्ट ऑफिसर को ऑर्डर्स दे देता है। ये सुनने के बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपने पास जो गांव के लोग थे मासूम, उन गांव वालों को बाहर जाने के लिए कहता है। जब वो गांव वाले अपने अपने घर जा रहे होते हैं, वहाँ के सारे पुलिस वाले अनऑफिशियल गन लेकर इन सारे लोगों को गोली मार देते हैं। मतलब बेचारे गांव वालों को नक्सल्स बना देते हैं। रात होने के बाद मीडिया वहां पर आती है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर मीडिया के सामने एक झूठा बयान देता है, एक झूठी स्टोरी बताता है, झूठे सबूतों को पेश करता है। इस तरफ जब सुधा और मंजोत अपने ऑफिस आते हैं, वहाँ का एक पुलिस वाला सुधा को बिल्लू का फोन दिखाता है। उसके फोन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोटो होती है। इसे देखकर सुधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर सुधा फौरन दोबारा मुन्ना के पास आती है और मुन्ना को वो फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि तुम्हारा
और रितु का क्या चक्कर है। रितु जगन्नाथ की बेटी विकी की बहन। मुन्ना कहने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनने के बाद सुधा हंसने लगती है। कहाँ जगन्नाथ की बेटी रितु और कहाँ तू पॉकेट मार चोर, तुम दोनों की सेटिंग कैसे हुई। तो मुन्ना अपने प्यार की कहानी सुधा को बताने लगता है। एक दिन रितु और उसके कुछ दोस्त किसी पब में थे। उसी पब में मुन्ना और उसका दोस्त भी था और एक्चुअली ये दोनों हमेशा किसी न किसी का फोन चुराते रहते हैं। तो इस बार मुन्ना और ललन ये दोनों रितु का फोन चुरा लेते हैं। अब रितु का फोन लॉक में होता है। मुन्ना इस फोन को लेकर अपने जान पहचान के किसी दुकान में जाता है इस फोन को अनलॉक करने के लिए। अनलॉक करने के बाद में पता चलता है कि ये मोबाइल रितु का है। सो मुन्ना इस फोन को नहीं बेचता। दूसरे दिन मुन्ना बहुत ही ईमानदारी से रितु का फोन ले जाकर उसके हाथ में दे देता है। और एक्चुअली जब कभी भी रितु बाहर निकलती है उसके पीछे 2 या 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं। फिर भी मुन्ना रितु को फॉलो करने लगता है और जब रितु अपने घर जा रही होती है मुन्ना रितु को कॉल करता है और उसे सच बताने लगता है कि जिस बंदे ने आपको फोन दिया उसी बंदे ने आपका फोन चुराया, मतलब मैंने ही आपका फोन चुराया। और अगली बार आप ना वो पासवर्ड मत रखिए, बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, दूसरा पासवर्ड रख लीजिए। इस तरह से थोड़ा ज्ञान फैलने लगता है और मुन्ना को ऑलरेडी पता था कि रितु किसकी बेटी है। सो मुन्ना की ये हिम्मत देखकर रितु मुन्ना से प्यार कर बैठी और एक्चुअली रितु लंदन जाना चाहती है। खैर इसी दरमियान में विकी अपनी पार्टी रखता है। उस पार्टी के दिन मुन्ना वेटर बन के आता है और रितु का पहले से ही प्लान था कि जब विकी पार्टी दे रहा होता है उस वक्त रितु यहाँ से चली जाएगी, मतलब लंदन चली जाएगी। जब सारे लोग पार्टी मना रहे होते हैं रितु अपने फेस को कवर करके उस पार्टी से बाहर आती है मुन्ना के साथ। कार में बैठने के बाद रितु को ये बात याद आती है कि इसने तो अपना पासपोर्ट घर में ही भूल आई। लेकिन मुन्ना रितु को उसी गाड़ी में रुकाकर ये खुद उस घर के अंदर जाता है पासपोर्ट लाने के लिए। और इसी दरमियान में विकी को किसी ने गोली मार दी। पुलिस वाले सारे गेस्ट की चेकिंग कर रहे थे और जब मुन्ना दूसरे दरवाजे से बाहर जा रहा था पुलिस वालों ने मुन्ना के पास गन देख लिया। और मुन्ना ने गन क्यों रखा था? अपने दोस्त का बदला लेने के लिए, बिल्लू को मारने के लिए। खैर प्रेजेंट पर सुधा को कंफर्मेशन चाहिए, वो रितु से पूछना चाहती है। मुन्ना सुधा से कहने लगता है कि प्लीज मैम आप इस बात को बाहर मत लाइए वरना उसके घर वाले उसे मार देंगे। एपिसोड 8 असली नकली। खैर जब सुधा और मंजोत ये दोनों जगन्नाथ के घर जा रहे होते हैं इसी ब्राउजिंग के दौरान सुधा को ये बात पता चलती है कि कुछ सालों पहले विकी के ऊपर एक हरण मारने का केस भी था। शॉकिंग बात यह है कि विकी उस केस से भी बाइज्जत बरी हो गया। तभी सूरज सुधा को चिकन में की वो बुलेट व्हाट्सएप करता है, मतलब मोहन कुमार ने जो गोली चलाई थी वो चिकन को लगी थी। थोड़ी देर बाद सुधा और मंजोत ये दोनों जगन्नाथ के घर आते हैं। जगन्नाथ की बीवी सुधा की चेकिंग करती है, मतलब कोई कैमरा माइक वगैरह का सेटअप ना हो। सुधा जगन्नाथ से रितु के बारे में पूछने लगती है कि विकी के केस में रितु से कुछ सवालात पूछने हैं। एक सस्पेक्ट के साथ रितु का कनेक्शन है। जगन्नाथ कहने लगता है कि रितु तो फिलहाल घर पर नहीं है, वो तो कब का लंदन चली गई। सो सुधा रितु से वीडियो कॉल में बात करने लगती है और रितु से मुन्ना के बारे में पूछने लगती है। तो रितु साफ साफ बता देती है कि मुन्ना और इसका चक्कर चल रहा था, इसके फादर की इमेज खराब ना हो इसीलिए रितु ने इस बात को छुपा के रखा। इस तरह से रितु अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कहानी को बताने लगती है कि एक्चुअली रितु विकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि जब रितु 13 साल की थी उस वक्त विकी ने इसके साथ आरईपी किया था और घर वाले इसको पैसे नहीं दे रहे थे। रितु लंदन जाना चाहती थी। इसी दरमियान में रितु की मुलाकात मुन्ना से हुई। मुन्ना के पास बहुत सारा पैसा था। एक दिन जब रितु और मुन्ना ये दोनों फोन में बात कर रहे थे सडनली विकी रितु के पास आकर उसका फोन छीन लिया, मुन्ना का नंबर देख लिया। लेकिन उस दिन विकी रितु से कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन जब रितु शॉपिंग के लिए जा रही थी विकी ने रितु के साथ किसी भी बॉडीगार्ड को नहीं भेजा। उस दिन रितु अकेले शॉपिंग मॉल गई, मुन्ना से मुलाकात की। और आपको पता है ना कि कुछ दिनों से बिल्लू मुन्ना को फॉलो कर रहा था। बिल्लू ने अपने फोन में मुन्ना की फोटो वीडियोस वगैरह उतार ली थी। इसी फोटोज की वजह से सुधा को ये बात पता चली। खैर जब मुन्ना और रितु ये दोनों मॉल से बाहर आए विकी के आदमी मुन्ना को देख लिया, उसका पीछा करने लगे। रितु भी बचते बचाते बाथरूम में आकर मुन्ना को कॉल किया और उसे बताने लगी कि शायद ये लोग मेरा फोन छीन लेंगे, तुम प्लीज किसी भी तरह करके पार्टी वाली रात हमारे घर आ जाओ, मुझे वहाँ से ले जाओ। तो मुन्ना उसी तरह से पार्टी में गया। रितु को बचते बचाते उस पार्टी से बाहर लाया। लेकिन रितु बहाना बनाकर मुन्ना से ये कहा कि इसने अपना पासपोर्ट भूल गई। मुन्ना बेचारा दोबारा उस घर के अंदर गया, बेचारा वहाँ पर फंस के रह गया। मतलब सिंपल से बात करे तो रितु ने मुन्ना का इस्तेमाल किया। इसे लंदन जाना था, मुन्ना के पास बहुत पैसे थे, मुन्ना ने ही रितु के लिए टिकट कटवाया
तभी सुधा ये देखती है कि रितु के पीछे एक और बंदा है। सुधा पूछने लगती है कि तुम्हारे पीछे कौन है। रितु बताने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, कुछ दिनों बाद हमारी शादी है। ये सुनने के बाद सुधा रितु से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से बेचारा मुन्ना फंस गया और तुम किसी और के साथ शादी मना रही हो। जब यह बात मुन्ना को पता चलेगी, पता नहीं क्या बीतेगी उस पर। आविश, तुम्हारी ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चले। ऐसा कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। इस तरफ नागरिक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया के सामने विकी के केस के बारे में ही बात करते रहता है कि आने वाले कुछ दिनों में राजनीति बदलने वाली है। तभी इसके घर की घंटी बजती है। नागरिक अपना जो कॉस्ट्यूम होता है वो सारा का सारा उतार देता है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि नागरिक और कोई नहीं देशमुख है। और जब देशमुख दरवाजा ओपन करता है तो दरवाजे के बाहर इसकी गर्लफ्रेंड आई होती है। एक्चुअली देशमुख कुछ लोगों की बातों को टैप करने के लिए इस लड़की से फ्लर्ट करने लगा। ये लड़की सीरियस हो गई। हर रोज ये देशमुख के पास आती रहती है कांडमान करने के लिए। खैर दूसरे दिन सूरज जगन्नाथ को कॉल करके ये बताने लगता है कि आपकी नज़र में ऐसा कोई बंदा है जो खून बहा सके। जगन्नाथ कहने लगता है, हाँ मेरे पास एक बंदा है, उसका नाम है पृथ्वी, लेकिन कुछ दिनों से उसका आता पता नहीं है। ऑफ कोर्स उस वक्त जगन्नाथ की बातें देशमुख सुन रहा होता है। जगन्नाथ शरद से कहने लगता है कि तुम पृथ्वी के गाँव जाओ, मतलब जोधपुर, शायद वो अपने गाँव गया होगा, उसके बारे में पता करो। अब देशमुख इनकी बातें पहले से ही सुन चुका होता है। शरद से पहले वो जोधपुर जाता है पृथ्वी के बारे में पता करने के लिए, लेकिन तभी उसी वक्त शरद भी वहाँ पर आता है। इधर उधर पृथ्वी के बारे में पूछने लगता है। जब शरद को पृथ्वी के घर के बारे में पता चल जाता है, बेचारा देशमुख वहीं पर छुप जाता है। घर से बाहर आने के बाद शरद वॉमिटिंग करने लगता है। घर के अंदर क्या था आपको पता है ना। शरद जाने के बाद देशमुख उस घर के अंदर जाता है। वहाँ पर पृथ्वी की लाश होती है जो काफी दिनों से सड़ रही होती है। और आपको पता है ना पृथ्वी को किसने मारा? शबनम की बहन ने, अपनी जान बचाने के लिए। इस तरफ जब सुधा और मंजोत ये दोनों एकेती के पास आते हैं उसके सेल में, उस वक्त एकेती खिड़की के पास बैठा होता है ऊपर। सुधा पूछने लगती है कि तुम ऊपर कैसे गए और वहाँ पर क्या कर रहे हो। एकेती बताने लगता है कि वहाँ पर सनलाइट है, ठंडी हवा आएगी इसीलिए। जब एकेती चोरी चुपके विकी के पार्टी में गया, वहाँ पर एकेती को अपना भगवान एंगेताई दिख गया। उसके बाद पटाखे फूटे, सारे लोग ऊपर देख रहे थे, किसी ने विकी पर गोली चलाई। तभी उसी पार्टी में एकेती को अशोक नजर आता है। एकेती से कहने लगता है अब तो तुम्हारा भगवान मिल गया है ना, अब जाओ यहाँ से अंडमान चले जाओ। लेकिन अनलकीली एकेती के बैग में गन मिल जाती है। सुधा पूछने लगती है कि ये अशोक कौन है। एकेती बताने लगता है अशोक अंडमान का वेलफेयर ऑफिसर। सुधा मंजोत को अशोक का पता करने के लिए कहती है और एक्चुअली अशोक जैसलमेर में रहता है। इस तरफ जब शरद ब्रेक लेने के लिए किसी होटल के पास रुकता है, तभी शरद उस रिपोर्टर देशमुख को भी देखता है, लेकिन शरद इस बात को लाइटली ले लेता है। उसके बाद जगन्नाथ सूरज को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि सॉरी मैं अपने आदमी का इंतजाम नहीं कर पाया, वो मर चुका है। सूरज बताने लगता है ठीक है आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमी का ही इस्तेमाल करूंगा। और सूरज उस फॉरेस्ट ऑफिसर को अपने पास बुलाकर चंपी के घर भेजता है, चंपी को मरवा देता है। सुबह होने के बाद पुलिस वाले मुन्ना को चंपी के पास लाते हैं। बेचारा मुन्ना बहन की लाश देखकर बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद सूरज चोरी चुपके मुन्ना के सेल में आता है और मुन्ना के साथ एक और जबरदस्त गेम खेलता है। उसके सामने एक झूठी कहानी बताने लगता है। सूरज कहने लगता है चंपी तो तुम्हारी खास बहन नहीं थी ना। मुन्ना कहने लगता है बहन से बढ़कर थी वो, मेरी माँ जैसी थी वो। सूरज कहने लगता है देखो मुन्ना, एक अंदर की बात बताता हूँ, तुम्हारी बहन नक्सल्स के साथ मिली हुई है। तुम्हारे साथ जो लड़का पकड़ा गया है ना एकेती, वो भी एक नक्सलवादी है। तुम्हारी बहन ने उसको अपनी बस्ती में पनाह दी और कुछ दिनों पहले कुछ लोगों का एनकाउंटर हुआ था, वो लोग भी नक्सलवादी थे, उनको भी तुम्हारी बहन ने पनाह दी। अगर तुम ये बयान दे दो कि तुम्हारी बहन नक्सलवादी थी, एकेती भी नक्सलवादी है, तो तुम रिहा हो सकते हो। बेचारा मुन्ना सूरज के बातों में आ जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एपिसोड 9 धोखा। मंजोत सिंह राजस्थान आता है अशोक के बारे में पता करने के लिए। जब अशोक के घर में जाता है तो वहाँ पर एक औरत होती है। यह औरत और कोई नहीं अशोक की भाभी होती है। अशोक के बड़े भाई का नाम होता है अमर। कुछ सालों पहले अमर की मौत हो गई और अमर को मारने वाला और कोई नहीं विकी राय होता है। इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। 2016 में विकी यहाँ पर आया था और जब विकी एक हरण को हंट करके ले जा रहा था, उस वक्त फॉरेस्ट ऑफिसर अमर विकी को पकड़ लेता है, लेकिन विकी अमर को रिश्वत देने की बात करता है। अमर रिश्वत लेने वालों में से नहीं था। उसी वक्त विकी को 2-4 छापड़ लगाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद विकी बेल पर छूट जाता है। जब अमर गवाही देने के लिए कोर्ट जा रहा था, विकी ने अमर को मार दिया। अशोक की भाभी मंजोत से कहने लगती है
कि हमारे देवर अशोक विकी के पार्टी में एकेती की हेल्प करने गए थे, ना ही कि अपने भाई का बदला लेने के लिए। अब अशोक कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। मंजोत वहाँ से चला जाता है। इस तरफ मुन्ना कैमरे के सामने आकर यही बयान देने लगता है कि इसकी बहन चंपी नक्सलवादी थी और एकेती भी एक नक्सलवादी है। बयान खत्म होने के बाद सूरज मुन्ना और एकेती को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। अब सूरज ने ऑलरेडी मुन्ना को भड़का चुका था। गुस्से में आकर वो एकेती को मारने पीटने लगता है। एकेती भी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगता है। फाइनली एकेती दरवाजा ओपन करके बाहर आ ही जाता है। पुलिस वाले इन दोनों को रोक लेते हैं। इस तरफ सूरज चोरी चुपके जगन्नाथ और अंबिका प्रसाद से आ मिलता है। इन दोनों को जो स्टोरी बनाई है इसने, वो कहानी बताता है कि इसने शशिकांत और नक्सल्स का एक लिंक जोड़ दिया है और इसी तरह इनके हाथ एकेती नाम का एक बंदा पकड़ा गया, उसे भी इस केस में फंसाने वाला है। इसी दरमियान में जब नागरिक व्लॉगिंग कर रहा होता है, नागरिक पृथ्वी की फोटो जनता के सामने रखता है। ये चीज शरद देख लेता है। सूरज जगन्नाथ अंबिका प्रसाद को दिखाता है। मतलब शरद पृथ्वी के पास जाने वाला था, ये बात ऑलरेडी किसी और को पता थी। अंबिका प्रसाद जगन्नाथ से कहने लगता है कि जगन्नाथ जी आपका फोन टैप हो रहा है। और इसी तरह शरद देशमुख के बारे में बताता है कि जब शरद वापस आ रहा था इसने देशमुख को देखा था। सूरज शरद से उसका पता ले लेता है। इस तरफ रात होने के बाद अशोक अपने घर वापस आता है, अपने भाभी के पास। अपने भाभी से कहने लगता है कि भाभी मैंने बदला ले लिया। मतलब जब विकी की पार्टी हो रही थी, अशोक सुबह सवेरे वहां पर पहुंच गया और आश्रम से एंगेताई को चुराने वाला और कोई नहीं अशोक ही था। अशोक एंगेताई को विकी की पार्टी में रख देता है। रात होने के बाद एकेती अपने एंगेताई को ले लेता है और जब पटाखे फूट रहे थे, सारे लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, अशोक अपनी गन लेकर विकी को गोली मार देता है। और आपको याद है ना, जब सारी पुलिस सारे लोगों की चेकिंग कर रही थी, जब अशोक खुद एकेती के पास आया था और मूर्ति देखने के बहाने से अशोक अपनी गन एकेती के बैग में डाल देता है। बेचारा एकेती फंस जाता है। खैर अशोक और उसकी भाभी के बीच एक समझौता हुआ था, अगर अशोक अपने भाई का बदला ले लेगा तो इसकी भाभी इससे शादी करेगी। सो अशोक अपने भाभी के मांग में सिंदूर भरकर इसे अपनी पत्नी बना लेता है। इस तरफ बेचारा एकेती उस खिड़की के ऊपर चढ़कर उस खिड़की को तोड़ने लगता है। वहाँ से निकलकर वो एविडेंस रूम में आता है, क्योंकि इसी एविडेंस रूम में एकेती का भगवान एंगेताई है। आपको याद है ना, 2 दिन पहले यहाँ पर भूकंप आया था। इसी भूकंप के दौरान काफी सारी चीजें नीचे गिर गई, इसका एंगेताई भी टूट गया। टूटे हुए भगवान की मूर्ति को देखकर एकेती समझने लगता है कि ये नकली एंगेताई है। इस तरफ जब वो सूरज और फॉरेस्ट ऑफिसर देशमुख के घर जाते हैं उसके बारे में अता पता करने के लिए, तभी पुलिस वाले सूरज को कॉल करके ये बताते हैं कि एकेती एविडेंस रूम में जाके छुप गया। इस तरफ शादी होने के बाद जब अशोक कांड करने की कोशिश करने लगता है, ये कांड नहीं कर पाता। तभी हम दूसरे कमरे में असली एंगेताई को देखते हैं। मतलब असली एंगेताई अशोक के पास ही है। वो बाहर आकर अपनी वाइफ से यही कहने लगता है कि ये एंगेताई जहाँ पर भी जाता वहाँ पर नहुसत फैला देता है। होल सीरीज में आपने गौर तो किया होगा, जब एंगेताई अंडमान से निकल गया वहाँ पर बहुत सारे लोग मरने लगे, बीमारी फैलने लगी। जब बनर्जी के पास गया उसका भाई मर गया। एंटिक दुकान में गया वो दुकान जल गई। तमिलनाडु में गया वो बंदा मर गया। आत्मदेव के पास गया वहाँ पर रेड पड़ गई। विकी के पार्टी में आया वहाँ पर विकी मर गया। और जब फाइनली अशोक के पास आया, अशोक कांड नहीं कर पाता। और इसी तरह अशोक को ये गिल्ट महसूस होने लगता है कि इसकी वजह से एकेती फंस गया, इस एंगेताई को लौटाना चाहिए। इस तरफ सूरज एकेती के पास आता है। बेचारा एकेती सूरज से यही कहने लगता है कि ये ओरिजिनल एंगेताई नहीं है, मेरा ओरिजिनल एंगेताई कहाँ पर है। सूरज कहने लगता है इस एंगेताई को छोड़ो, तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। इस तरह से जब बेचारा एकेती वहाँ से जा रहा होता है, पुलिस वाले इसका एनकाउंटर कर देते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे सामने एक और जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ये है, पार्टी के दिन जब सारे लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, मतलब फटाके देख रहे थे, उस वक्त अशोक ने विकी पर गोली चलाई। बात यह है कि अशोक की गोली भी विकी को नहीं लगी, अशोक की गोली बैक वाले स्क्रीन को लगी थी। असली कातिल तो कोई और है जो विकी को मार दिया। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन हो सकता है असली कातिल? अगर हम यहाँ तक देखें तो अब तक 4 सस्पेक्ट हुए हैं, मुन्ना, एकेती, मोहन कुमार, अशोक और 2 सस्पेक्ट्स बाकी है। बाकी 2 सस्पेक्ट्स कौन है और किसकी गोली विकी को लगी, ये बात तो हमको सीजन 2 में ही पता चलेगी। लेकिन मेरे शक के दायरे में 2 लोग आते हैं, एक है विकी की सौतेली माँ, दूसरी है सुधा। खैर सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।